ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या टॉपिक चल रहा था अपना? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को डिफाइन करने वाले दो सेक्शन है लॉ में। कौन सा? सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। ये दो सेक्शन के बारे में हमें पढ़ना है और समझना है। अब रिवर्स चार्ज क्या होता है? तो जहां हम हमारे एक्सपेंसेस पे खुद ही क्या पे करते हैं? जीएसटी या टैक्स पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ डीलर, आप करो इनपुट सप्लाई, मतलब किसी चीज का क्या करो? परचेस। परचेस के बदले आपके सप्लायर को सिर्फ किसका पैसा दो? गुड्स या सर्विस का पैसा दो। और उसको जीएसटी देना है क्या? नहीं, वो जीएसटी आप ही को पे करना है। किसे? गवर्नमेंट को। और दिस मैकेनिज्म इज नोन एज व्हाट? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो था वो हमने पढ़ लिया है ना। टू टाइप्स ऑफ रिवर्स चार्ज सिनारियोज हमने पढ़े थे। एक सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में जो आता है वो, और एक सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में जो आता है ना। ये दोनों ही फॉलो किसको किसने करने हैं? रजिस्टर्ड पर्सन ने करने हैं। जो भी जीएसटी के अंदर क्या है? रजिस्टर्ड है, उसी को अप्लीकेबल होगा सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। First section occurs in case of a supply of a specified category of goods or services covered by section 9(3) of a GST Act. Similar provision contained in section 5(3) of क्या? IGST Act. तो सेक्शन 9(3) किसकी बात करता है? स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज की। ऐसी कितनी गुड्स और सर्विसेज की कैटेगरी स्पेसिफाई की गई है? 16। बराबर है ना। अब बात आती है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 की। सेकंड सिनेरियो ऑकर्स इन केस ऑफ अ सप्लाई ऑफ अ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बट एक वर्ड एडिशनल है, क्या है? मेड बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू स्पेसिफाइड क्लास ऑफ अ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट। मतलब थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड कवरेज है किसका? 9(4) का। ये उसी को लगेगा, हर रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं लगेगा, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को ही लगेगा। अगर सप्लाई करने वाला व्यक्ति कौन है? अनरजिस्टर्ड है। और किस पे लगेगा? स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। मतलब देखो, ऊपर की जो प्रोविजन है 9(3), दिस इज अप्लीकेबल टू एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। ये किसको अप्लीकेबल है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। और 9(4) की प्रोविजंस किसको अप्लीकेबल है? स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। बराबर है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि सेक्शन 9(3) में सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9(3) ऑफ अ एक्ट, दैट इज अ सर्विसेज वेयर टैक्स इज पेएबल बाय द रिसिपिएंट। इसके लिए नोटिफिकेशन आया था 13/2017 और उसको बाद में अमेंड भी किया गया है अब अपने हिसाब से। तो आपको जो इंस्टीट्यूट ने लिस्ट दी है ये विथ इंक्लूडिंग ऑल द अमेंडमेंट अप्लीकेबल एज ऑन डेट। तो इसमें पहला क्या था? सर्विसेज सप्लाइड बाय द जीटीए। जीटीए मतलब क्या? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट। अगर वो अपने बिल में सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6% लगाकर नहीं देता है तो फिर आपको खुद उस पे क्या पे करना है? आरसीएम के अंडर टैक्स पे करना है। अगर उसने खुद ही जीएसटी लगा के दिया है तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या था भाई? आइए, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा दूसरा कौन सा था? लीगल सर्विसेज। कौन प्रोवाइड करेगा? एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट बाय को लीगल सर्विसेज। ये किसको भी प्रोवाइड करे। बराबर है। प्रोवाइड करने वाला कौन होगा? एन इंडिविजुअल एडवोकेट। और रिसीव करने वाला कौन हो सकता है? एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। तो अगर आप कोई बिजनेस हो जो किससे सेवाएं लेता है? वकील से सेवाएं लेता है, तो सेवाओं का पैसा आपको किसको पे करना है? एडवोकेट को। और उसका जीएसटी किसे पे करना है आपको? गवर्नमेंट को। और जीएसटी पे करके आपको क्या क्लेम करना है? उसका आईटीसी क्लेम करना है। बराबर है। तीसरा क्या था? सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आपको क्या देता है? सर्विसेज देता है। तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज है, सर्विस की बात हो रही है, गुड्स तो नहीं है। तो सर्विसेज का पैसा किसको दीजिए आप? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को। और उसके जो भी जीएसटी बनता है वो किसको दीजिए? गवर्नमेंट को। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ अ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करता है किसे?
किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या किसी पार्टनरशिप फर्म को। मतलब अगर आप कोई कंपनी हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो या कौन हो, कोई पार्टनरशिप फर्म हो, और आपने अगर खर्चा किया है किस पे, स्पॉन्सरशिप पे, तो आपको स्पॉन्सरशिप का पैसा उसे देना है जिसको आप क्या कर रहे हो, स्पॉन्सर, और उसका जीएसटी आप ही को पे करना है, किसे, गवर्नमेंट को। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू द बिजनेस एंटिटी एक्सक्लूड, कौन सी सर्विसेज पे आरसीएम नहीं लगेगा, रेंटिंग ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी, और कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज नीचे दी गई है ना। सर्विसेज कोई भी लो आप, किससे, गवर्नमेंट एंटिटी से, तो उस गवर्नमेंट एंटिटी को आपको क्या पे करना है, उसके सर्विसेज का चार्जेस, और साथ में उसका जीएसटी आपको अलग से देना है, किसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और ये जीएसटी आपको, जैसे आपने किसी से सर्विसेज ली है, जीटीए से लीजिए या किसी लॉयर से लीजिए, अगर वो अपने बिल पे जीएसटी चार्ज करता तो आप उसी जीएसटी कैसा पे करते, कैश में पे करते ना। तो गवर्नमेंट को भी आरसीएम का जीएसटी कैसे पे करना है, कैश में ही पे करना है, इसको कोई मतलब एक्सेप्शन नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ते चलो। सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। अगर आप एक गवर्नमेंट से, किसी भी गवर्नमेंट से क्या लेते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी लेते हो भाड़े पे, तो आप रेंट किसको पे करोगे, गवर्नमेंट को, और उसका जीएसटी आप ही को अलग से देना है, किसको, गवर्नमेंट को। मतलब गवर्नमेंट अपने ही इनवॉइस में आपको क्या चार्ज कर कर नहीं देगी, जीएसटी चार्ज कर कर नहीं देगी। सर्विसेज सप्लाइड बाय एन पर्सन बाय वे ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ अ डेवलपमेंट राइट, टीडीआर, एंड और फ्लोर स्पेस इंडेक्स मतलब एफएसआई, इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। कोई भी पर्सन ही आपको सेवाएं दे सकता है। आप अगर किसी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो इफ यू आर अ प्रमोटर, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है टीडीआर का और एफएसआई का पैसा उसको दो जिसने आपको राइट्स क्या किए हैं, ट्रांसफर, बराबर है ना। आप डेवलपर प्रमोटर हो, तो जिससे भी राइट लिए उसको उसके राइट का पैसा दो, और उसका जीएसटी आपको खुद ही पे करना है, किसे, गवर्नमेंट को। लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 साल से अगर ज्यादा है, बाय एनी पर्सन अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट अमाउंट, जिसे हम प्रीमियम या सलामी या पगड़ी या कॉस्ट प्राइस या डेवलपमेंट चार्जेस या कुछ भी नाम से मांगो, एंड और मतलब एंड हो सकता है इसके अलावा पीरियोडिक पेमेंट, या तो इसके और में हो सकता है क्या, पीरियोडिक पेमेंट, जो भी है, जब भी पैसे दिए हैं आपने। और अगर 30 साल से ज्यादा के समय के लिए किसी से लीज पे क्या ली है, लैंड ली है, क्या ली है, लैंड, तो उसको जो पगड़ी दे रहे हो वो उसको दीजिए, रेंट दे रहे हो वो उसको दीजिए, उसके हाथ में जीएसटी देने का नहीं, जीएसटी आप ही को देना है, किसे, गवर्नमेंट को। कौन से मैकेनिज्म के अंदर, आरसीएम में, कौन से सेक्शन में, 9(3) में। सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट टू अ सेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, इसको बाद में डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट किसे मांगेंगे और किसे मानेंगे और किसे मानेंगे नहीं, है ना। तो डायरेक्टर आपको सर्विस देगा, आपको उसके सर्विसेज के पैसे एज अ कंपनी किसको पे करना है, डायरेक्टर को, और उस पर जितना भी जीएसटी बनता है वो किसे देना है, गवर्नमेंट को। सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन द कौन सा बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस। तो मतलब अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी हो और आप अपने एजेंट से सेवाएं लेके उसको पेमेंट देते हो, तो उसको बस सेवाओं का पेमेंट देना है आपके एजेंट को, उसका जो जीएसटी है वो किसे देना है, आपको, गवर्नमेंट को। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ रिकवरी एजेंट टू ए बैंकिंग कंपनी और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ए एनबीएफसी। अगर आप एक बैंक हो, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, या आप क्या हो, एक एनबीएफसी, और आपने अपॉइंट किया है क्या, कोई रिकवरी एजेंट, उस पर आप जितना भी पैसा खर्च कर रहे हो बाय वे ऑफ उसका कमीशन या पे आउट, उतना ही पैसा उसे देना है, उसका जीएसटी आप ही को डायरेक्टली देना है, किसे, गवर्नमेंट को। और क्या क्लेम करना है, आरटीसी। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट, ये कोई इंडिविजुअल हो सकते हैं, रैंडम हो सकते हैं, और कोई भी कभी भी कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट आज के टिकटॉक के जमाने में बन सकता है। अगर किसी प्रोड्यूसर को या म्यूजिक कंपनी को आपका कंटेंट क्या आ जाए, पसंद आ जाए, तो आप तो उसको कंटेंट बेचोगे, तो आपने कंटेंट का पैसा और जीएसटी उससे लेके आपको जीएसटी किसे देना है, गवर्नमेंट को। पर गवर्नमेंट को पता है कि टिकटॉक के जमाने में आर्टिस्टों की कोई कमी नहीं है, और ये कितने आर्टिस्टों के पीछे भाग गए, हर गली में क्या निकल रहा है, अभी टिकटॉक आर्टिस्ट निकल रहा है। तो भाई ऐसे वक्त में ये सारी जिम्मेदारी किसकी बनती है, उस म्यूजिक कंपनी की या उस प्रोड्यूसर की। तो अगर आप म्यूजिक कंपनी हो या आप क्या हो, प्रोड्यूसर हो, और आपने किसी टिकटॉक धारी से उसका क्या खरीदा है,
कंटेंट खरीदा है, या किसी फोटोग्राफर से उसकी क्या खरीदी है, फोटो के राइट्स खरीदे, या किसी कंपोजर से उसका क्या खरीदा है, म्यूजिक खरीदा है, या किसी आर्टिस्ट से उसकी कला खरीदी है, तो उसको सिर्फ उतना ही पैसा देना है जितना उसके सर्विसेज का पैसा बनता है। उसका जीएसटी आपने किसे पे करना है, गवर्नमेंट को। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट कवर्ड अंडर सेक्शन 13 ऑफ अ कॉपीराइट एक्ट रिलेटिंग टू द ओरिजिनल लिटरली वर्क टू ए पब्लिशर। तो अगर आप एक ऑथर हो, राइटर हो, लेखक हो और पब्लिशर को अपना कंटेंट और कॉपीराइट के साथ देते हो, तो आपको क्या मिलेगा पब्लिशर से, सिर्फ और सिर्फ आपके कॉपीराइट का पैसा मिलेगा। अरे हाँ कि ना? बदले में पब्लिशर को जीएसटी किसे पे करना चाहिए, गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 9(3) का जो नोटिफाइड क्लॉज है, जो 10 नंबर का, सीरियल नंबर 10 का जो सर्विस आता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ मेंबर ऑफ ओवरसीज कमिटी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कई लोगों से क्या लेती है, सेवाएं लेती है। ये कोई भी रैंडम इंडिविजुअल हो सकता है। तो आरबीआई का फर्ज बनता है कि उस सर्विसेज का पैसा ओवर सीइंग कमिटी के मेंबर्स को या कमिटी को करे, और उसका जीएसटी किसे पे करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जिसको हम डीएसए बोलते हैं, ये डीएसए का भी मैकेनिज्म हम समझ चुके थे। आपको पता है सीए फाउंडेशन में आपको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज नाम का एक सब्जेक्ट है। अब जब फाउंडेशन में चीख चीख के पढ़ाते हैं ना लोग बीसीके को, तो उस पे बच्चे क्या नहीं देते, ध्यान नहीं देते, हाँ करते हैं कि क्या बोरिंग लेक्चर चल रहा है ना। इसके पीछे बहुत बड़ा महत्व है। जब तक आप नेचर ऑफ बिजनेस को या बिजनेस एक्टिविटी को और मार्केट को अच्छे से समझते नहीं हो, जीएसटी जैसी चीज आपके पल्ले पड़ेगी, इसकी तो आप कल्पना भी मत कीजिए। तो भाई बैंक, अगर आप बैंक के डीएसए हो, तो ऐसी बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी को उसके कमीशन का पैसा डीएसए को देना है, उसको जीएसटी नहीं देना है। उसका जीएसटी आपने डायरेक्टली किसको देना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस फैसिलिटर टू द बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी बिजनेस फैसिलिटर का भी क्या लेती है, कभी कभी सेवाएं लेती है। तो बैंक का क्या फर्ज बनता है, उस बिजनेस फैसिलिटेटर को सिर्फ उसके सर्विसेज का क्या दिया जाए, पैसा, उसके हाथ में जीएसटी का पैसा देने का नहीं। और जीएसटी किसे देंगे, गवर्नमेंट को। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बीसी टू बीसी। तो जिस बीसी ने, बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने सर्विसेज ली है, वो अपने पहले वाले बिजनेस करस्पॉन्डेंट को पैसा देगा, और उसका जीएसटी किसे देगा, गवर्नमेंट को। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ सप्लाई ऑफ अ सिक्योरिटी पर्सनल, आप क्या सप्लाई कर रहे हो, सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर आप एक ऐसी कंपनी हो, अ पर्सन अदर देन द बॉडी कॉर्पोरेट, आप अगर सिक्योरिटी पर्सन प्रोवाइड करने वाले व्यक्ति हो, तो आपको कंपनी होना नहीं चाहिए। अगर आप कंपनी हो, मान के चलो कि आप स्ट्रॉन्ग मैन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाते हो, है ना, आपकी कंपनी का नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग मैन प्राइवेट लिमिटेड। तो आप खुद ही क्या हो, एक बॉडी कॉर्पोरेट। आपने 100 सिक्योरिटी पर्सनल रेमंड लिमिटेड को भेजे, 200 सिक्योरिटी पर्सनल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भेजे। अब इनका जो बिल होता है वो होता है 2 लाख रुपए महीने का। तो अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो, तो आप ही को चाहिए कि इस पे 9% का क्या लगाए, सीजीएसटी, 9% का क्या लगाए, एसजीएसटी। तो ये पूरा का पूरा काम कौन से मैकेनिज्म में चला जाएगा, फॉरवर्ड मैकेनिज्म में चला जाएगा। पर अगर आप स्ट्रॉन्गमैन प्राइवेट लिमिटेड नहीं हो, आप हो सिर्फ स्ट्रॉन्गमैन, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, या इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी बिजनेस का फॉर्म है, बात समझ में। और अगर आप सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, और आप वो रजिस्टर्ड पर्सन हो जो ऐसे लोगों से सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विसेज ले रहे हो जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो आपको इनवॉइस देते वक्त सिर्फ 2 लाख का इनवॉइस देगा, और उस पर क्या चार्ज नहीं करेगा, जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। आपका फर्ज बनता है कि आप उसको कितने पैसे दे दो, 2 लाख, और उसका जो भी 36,000 जीएसटी बनता है 18% से, वो किसको दो आप, गवर्नमेंट को। कौन से मैकेनिज्म में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। कौन से सेक्शन में, 9(3) में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद है अगली सर्विसेज, 15th सर्विसेज क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल।
designed to carry passenger where the cost of fuel is included in the consideration charge from the service recipient provided to a body corporate। मतलब यहाँ पे ये प्रोविजन एनी बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी को ही लगती है। अब ये बॉडी कॉर्पोरेट कौन हो सकती है? तो एक कंपनी है जिसने एक डीलर से, एक व्यक्ति से 3 बसेस ली है रेंट पे। बसेस किसकी है? बस वाले की, सर्विस प्रोवाइडर की। इसको कंपनी ने बोला कि हमारे एम्प्लॉय को रोज कंपनी में लाने का सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे कहां छोड़ आने का? घर पे। बदले में कंपनी उस बस चालक को या बस के मालक को क्या पे करेगी? पैसा पे करेगी। और वो पैसा ऐसा रहेगा जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड है। मतलब डीजल पेट्रोल भराने की जिम्मेदारी किसकी है? बस के मालिक की। किसकी है? बस के मालिक की। और वैसे भी हम अगर इसी कंडीशन पे कंपनीज क्या लेती है? जनरली बसेस लेती है। बस किसी और की, डीजल पेट्रोल हम भराएंगे, ऊपर से पैसे देंगे। जनरली ये मैकेनिज्म चलता नहीं है। तो ये बहुत ही एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, क्लॉज नंबर 15, जो कहता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। अब ये भी है, अगर केस स्टडी आ जाए सीए फाइनल में और यहाँ पे डिजाइन टू कैरी पैसेंजर के जगह पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स दे दे तो जीटीए बन गया। तो वो क्या बन गया? जीटीए बन गया। हाँ हूं नहीं, ये जो अक्ल के तारे तोड़े जाते हैं ये सब सीए फाइनल लेवल पे ही तोड़े जाते हैं। मतलब वो कहां घुसेंगे, किस केस स्टडी को कैसा ट्विस्ट करेंगे और कैसे आपको बोलेंगे मिस्टर सीए। इसका मतलब क्या है? कम अगेन। इसका कोई भरोसा नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ। आप कौन फिर? अच्छा, फिर इस केस में और ट्विस्ट डाल सकते हैं कि ये प्रोविजन एनी बॉडी कॉर्पोरेट को ही लागू होती है। केस स्टडी में दे देंगे मिस्टर ए रन्स ए शॉप, हिज एनुअल टर्नओवर इज 25 करोड़। जानबूझ के उसको बड़ा इंसान दिखाने के लिए। है तो प्रोप्राइटरी, है तो इंडिविजुअली, या है तो पार्टनरशिप फर्म ही, या एचयूएफ। क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? नहीं। फिर केस स्टडी में मस्त बात घुमाएंगे, बोलेंगे दे हैव एग्रीड टू टेक अ सर्विसेज ऑफ श्री कृष्ण travelers wherein Sri Krishna travelers will take a responsibility of carrying the employees of Mr. V from their residence and dropping to their residence। और बताइए फिर he is an unregistered person, आरसीएम लगेगा क्या मिस्टर एस को? नहीं, क्योंकि वो क्या नहीं है? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं। अब यहां तो ध्यान में आ गया, ये दिमाग का बल्ब कहां जलना चाहिए? उधर। कहां? उधर एग्जाम हॉल में जलना चाहिए। वहां अगर ये दिमाग की बत्ती क्या हो गई? बुझ गई। अभी तो जल रही है और बाद में समझो बुझ गई, तो बन गए आप क्या? सी। अगला, सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम 97 ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एज amended। Lender, that is a person who deposited security registered in his name in the name of any other person duly authorized on his behalf with an approved intermediary for the purpose of lending under the scheme of क्या? सेबी। तो ये है वो व्यक्ति जो लेंडर है, जो अपनी सिक्योरिटी क्या कर रहा है? लेंड कर रहा है किसी और पर्सन के बिहाफ में। बोरोवर, दैट अ पर्सन हु बोरोज द सिक्योरिटी अंडर द स्कीम थ्रू एंड अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी ऑफ अ सेबी। अब देखो क्या होता है, एक मिस्टर एक्स है, इसके पास 100 करोड़ की सिक्योरिटी है और मिस्टर एक्स चाहता है कि अपनी सिक्योरिटी को लेंड करे, भाड़े पे दे। किसको? मिस्टर वाई को। अब मिस्टर एक्स क्या कर रहा है कि मेरी 100 करोड़ की सिक्योरिटी आई एम गिविंग यू टू यूज, बराबर, बेच नहीं रहा है, क्या कर रहा है? लेंड कर रहा है। और इसको बोरो कौन कर रहा है? मिस्टर वाई। अपना पर्पस पूरा होने के बाद मिस्टर वाई वो सिक्योरिटी मिस्टर एक्स को क्या कर देगा? वापिस कर देगा। और ऐसा किया जा सकता है प्रोवाइडेड ये स्कीम सेबी ने अप्रूव की है और इसके अंडर एक अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी क्या है? इन्वॉल्व है।
तो इसके लिए सीए फाइनल वालों को सेबी गाइडलाइन को पढ़ना पड़ेगा, जहां पे आप इन चीजों को समझोगे। या तो फिर अपने आर्टिकलशिप में ऐसा कोई क्लाइंट है आपका, इंटरमीडिएटरी है, शेयर ब्रोकर है, जिसका आप ऑडिट करते हो या जहां जाते हो, तो समझिए ये सब ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं। पर इतना मान लो कि ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं। इफ यू आर द ओनर ऑफ अ सिक्योरिटी, यू कैन लेंड योर सिक्योरिटी टू समवन एल्स। अब आप आपके 100 करोड़ की हो या 1 करोड़ की हो, अपनी सिक्योरिटी किसी को लेंड कर रहे हो, दे रहे हो, तो फोकट में दोगे क्या? तो बदले में तो आप कुछ ना कुछ लोगे उससे। तो मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को 100 करोड़ की सिक्योरिटी के लेंडिंग के बदले में 1 करोड़ रुपए का पेमेंट किया। क्यों किया? क्योंकि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को क्या प्रोवाइड की? अपनी सेवाएं या सर्विसेज प्रोवाइड की। तो मिस्टर वाई borrower, that is a person who borrows the security under the scheme through an approved intermediary of SEBI। ये वो पर्सन हो सकता है, ये कोई भी पर्सन नहीं हो सकता। वो वही पर्सन होना चाहिए जो सेबी के अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी के थ्रू ही सिक्योरिटी को क्या कर रहा है? बोरो कर रहा है। तो इस बोरोइंग का चार्ज मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स को 1 करोड़ देना है। वैसे तो फॉरवर्ड चार्ज में 1 करोड़ प्लस 1,80,000, इसका 18% वो देना, सॉरी 1 करोड़ पे 18 लाख होगा ना, 18%, यस 100 करोड़ 18 लाख। तो 1 करोड़ 18 लाख रुपीस देना चाहिए था सीधा सीधा। मिस्टर वाई को, एक्स को लेना चाहिए था मिस्टर वाई से 1 करोड़ अपने लेंडिंग के लिए, 18,000 सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, और 18,000 मिस्टर वाई को देने चाहिए थे किसे? गवर्नमेंट को। पर ये स्कीम रिवर्स चार्ज में डाल दी गई है। तो अब सारा जिम्मेदारी किस पे आ गया? मिस्टर वाई पे। इसका रीजन भी है, कई सारे ऐसे ओनर्स ऑफ सिक्योरिटी है जो रजिस्टर्ड नहीं है। अपने जन्म भर की कमाई से टीचर है, शिक्षक है, कई लोगों ने 5 करोड़ की, 4 करोड़ की, रिटायर्ड ऑफिसर है, 6 करोड़ की, 10 करोड़ की सिक्योरिटी कमा के रखी है। नाउ सिक्योरिटी पे तो कोई खास रिटर्न नहीं आ रहा, तो दे वांट टू लेंड देयर सिक्योरिटी टू समवन एल्स। अब इन लोगों से थोड़ी ना रजिस्ट्रेशन करवा के क्या भरवाया जा सकता है? जीएसटी। पर हाँ, जो लोग इसको बोरो कर रहे हैं, दे माइट बी अ रजिस्टर्ड पर्सन और रजिस्टर्ड बिजनेस। तो ऑनर्स और जिम्मेदारी ऐसे केस में किस पे आ जाती है? उस बोरोवर पे आ जाती है। तो इसको आपको क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए। ऑल द वो सर्विसेज हैव बीन नोटिफाइड फॉर रिवर्स चार्ज आईजीएसटी में भी। पर इन एडिशन टू देम, ये ऊपर के 9(3) में, सीजीएसटी एक्ट के 9(3) में जो दी गई है, उसके अलावा कुछ नीचे की 2 सर्विसेज आईजीएसटी में एक्स्ट्रा है। इसको भी हमने पढ़ लिया था। एनी सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन हु इज लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब अगर आप सर्विस का क्या कर रहे हो? इंपोर्ट कर रहे हो, तो है कि नहीं? तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो लोकेटेड है इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो है ना। या फिर आप अगर हो ऑनलाइन रिसिपिएंट उस सर्विसेज के, तो आपको सर्विस का पैसा अब्रॉड पे करना है और उसका जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। समझ में आई बात? सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ए वेसल। तो अगर आप फॉरेन से कोई चीज मंगाते हो शिप में भरकर, शिप ओनर को उसका क्या दीजिए आप? रेंट या फ्रेट, और उस पे जो जीएसटी है वो एज ए इंपोर्टर लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी आप ही को पे करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर द पर्पस of this above series, following explanation shall apply. The person who pays or liable to pay freight for the transportation of goods by road in goods carriage located in the taxable territory shall be treated as the person who receives the service for the purpose of this notification. क्या word use किया है? The person who pays or liable to pay the freight for the transportation of goods by road in goods carriage located in the taxable territory shall be treated as the person who receives the services for the purpose of this notification। मतलब कौन सर्विसेज रिसीव कर रहा है? द बिजनेसमैन और अ ट्रांसपोर्टर। सोच के बताओ, ऐसा नहीं, ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो। तो क्यों ये जरूरी है समझना कि आपको ये पता चलना चाहिए कि इस पे आईजीएसटी लगाना है या सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगाना। द पर्सन हु पेज और लाइबल टू पे द फ्रेट, कौन पर्सन लाइबल टू पे द फ्रेट है? बिजनेसमैन।
समझ में आया? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड in goods carriage located in the taxable territory shall be treated as a person who receives the services for the purpose of this notification। मतलब इसको कुछ खास तूल देने की जरूरत नहीं थी, नहीं भी लिखते तो हम मानते कि जो लाइबल टू पे फ्रेट है वही व्यक्ति ने क्या रिसीव की है, सर्विसेज रिसीव की है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? हैज द मीनिंग असाइंड इन क्लॉज 11 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ अ कंपनीज एक्ट। जैसे जीएसटी में सेक्शन 2 सारी की सारी दुनिया भर की डेफिनेशन की बात करता है, कंपनीज एक्ट 2013 में भी सेक्शन 2 में किस चीज की बौछार हुई है? डेफिनेशंस की बौछार हुई है, जिसमें सेक्शन 2 का सब सेक्शन 11 किसकी डेफिनेशन बताता है? बॉडी कॉर्पोरेट की। एज पर सेक्शन 211 ऑफ अ कंपनीज एक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ अ कॉर्पोरेट इंक्लूड्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड क्या? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या नहीं होती है? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती है। तो देखिए आप कभी कभी देखोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी एक पोस्ट होती है जिसका नाम है डायरेक्टर। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी एक पोस्ट होती है जिसका नाम क्या होता है? डायरेक्टर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये लोग बताते हैं। रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि कोई कोऑपरेटिव बैंक होती है तो कोऑपरेटिव बैंक में भी पोजीशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टर। इसका मतलब है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सेक्शन 9(3) के अंदर जो डायरेक्टर्स पे किए गए एक्सपेंसेस पे या डायरेक्टर से ली गई सेवाओं पे आरसीएम में रिसिपिएंट ऑफ अ कंपनी मतलब सर्विसेज मतलब कंपनी को जीएसटी भरना है, वो किसको अप्लीकेबल नहीं होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक को अप्लीकेबल नहीं होगा। हालांकि कहने को वहां पे भी जो लोग संभाल रहे हैं काम को उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्टर बोला जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब द बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी हु इज लिटिगंट, applicant or a petitioner as the case may be shall be treated as the person who receives the legal services for the purpose of this notification। अब वो लॉयर को अगर आप क्या देते हो? एडवोकेट को फीस पे करते हो। तो आपने एडवोकेट की सर्विसेज ली तो जीएसटी किसके हाथ में नहीं रखना? एडवोकेट के हाथ में नहीं रखना। यहाँ पे रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन रहेगा? वो व्यक्ति जो लिटिगंट है, मतलब आप पे केस चल रहा है, आप पे लिटिगेशन चल रहा है, इसीलिए तो आपने किसकी सेवाएं ली है? लॉयर की। अगर आप अप्लीकेंट हो, कोर्ट में या किसी जगह पे आपने वकील की सेवाएं लेके किसी चीज के लिए क्या किया है? अप्लीकेशन किया है, या आपने कोई पिटीशन दायर किया है, तो ऐसे केस में आप किसको अपॉइंट करोगे? लॉयर को। तो यहाँ पे सर्विसेज किसको मिली है, कौन रिसीव कर रहा है ऐसा माना जाएगा? वो व्यक्ति जो लिटिगंट है, अप्लीकेंट है या पिटिशनर है। अरे हाँ कि ना? ओके अगर मान के चलो इस केस में एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसका एक एम्प्लॉय है मनोहर। मनोहर पे कुछ आफत आ गई, मनोहर को लेनी पड़ी एडवोकेट एक्स की सर्विसेज, पर एडवोकेट एक्स को पेमेंट मनोहर नहीं कर रहा है, एक्स लिमिटेड कर रही है। एडवोकेट एक्स को पेमेंट मनोहर अपनी जेब से नहीं कर, वो ऐसे केस में फंसा है। काम कर रहा था एक्स लिमिटेड का, काम कर रहा था एक्स लिमिटेड का, पार्टी ने केस डाल दी मनोहर पे। मनोहर किसका एम्प्लॉय है? एक्स लिमिटेड का। तो एक्स लिमिटेड ने बोला डोंट वरी मनोहर, वो पार्टी मेरे वजह से, हमारे वजह से, एक्स लिमिटेड की वजह से हमारा एक होनहार एम्प्लॉय मनोहर मुसीबत में फंसा है। तू अच्छे से अच्छा लॉयर कर अपने केस को डिफेंड करने के लिए, पैसे की फिक्र मत कर। पैसा कौन देगा? कंपनी। तो मुझे बताइए यहाँ लिटिगेंट कौन है? मनोहर है कि एडवोकेट एक्स है? सॉरी, मनोहर है कि एक्स लिमिटेड? मनोहर लिटिगेंट है, मनोहर अप्लीकेंट है, या मनोहर पिटिशनर है जिसको जरूरत पड़ी किसकी सेवाएं लेने की? लॉयर की। पर पैसा कौन दे रही है एडवोकेट एक्स को? एक्स लिमिटेड दे रही है। तो क्या एक्स लिमिटेड को इस केस में आरसीएम भरना पड़ेगा क्या? हु इज द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस? कहां लिखा है यहाँ पे? कंसिडरेशन जो पे करेगा ही इज द पर्सन लाइबल टू पे द जीएसटी अंडर आरसीएम। एक्स लिमिटेड को भी मिस्टर मनोहर पे किए गए खर्चों को लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट और बैंक को क्रेडिट नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करके बैंक को क्या करना चाहिए? क्रेडिट। वो तो अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए क्या कर रहा है? वो पैसा खर्च कर रहा है।
वो लॉयर की फीस डायरेक्टली पे नहीं कर रहा। ये माना जाएगा कि एक्स लिमिटेड ने कंपनसेशन दिया मिस्टर मनोहर को और मनोहर ने ही पे किया बाद में किसको, एडवोकेट एक्स को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो क्या रही होगी, वजह रही होगी। ऐसे ही थोड़ी ना उठा के एक पैराग्राफ डाल दिया ए बी सी डी, कुछ तो जेड तक जाना था इसलिए। मनोहर ही जीएसटी पे करेगा किसको, गवर्नमेंट को। और मनोहर तो रजिस्टर्ड पर्सन है नहीं, फिर कौन पे करेगा सोचो। नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को इस केस में, क्या नहीं मिलेगा, जीएसटी नहीं मिलेगा। The word and expression used and not defined in this notification but defined in the Central Goods and Service Tax Act, the Integrated Goods and Service Tax Act and the Union Territory GST Act shall have the same meaning to assign to them in those act। ठीक है, वर्ड्स की खेल खेलना मत, बंद करो, ऐसा गवर्नमेंट स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म and registered under the provision of a LLP shall also be considered as a partnership firm। मतलब इनको क्या नहीं माना जाएगा, बॉडी कॉरपोरेट नहीं माना जाएगा। किसको बॉडी कॉरपोरेट नहीं माना जाएगा, LLP को। मतलब अगर आप एक LLP हो और सिक्योरिटी पर्सनल को सप्लाई करते हो, किसी को भी सिक्योरिटी पर्सनल को सप्लाई करते हो किसी को भी, तो आपको अपने बिल पे क्या लगाने की जरूरत नहीं है, जीएसटी। आप बोल दीजिए हमें हमारे सर्विसेज का पैसा दीजिए और जीएसटी खुद भरिए। कौन से केस में, आरसीएफ। फॉरवर्ड नहीं, रिवर्स। रिवर्स फॉरवर्ड गियर सही डालने तो गाड़ी ठुक जाएगी तेरी कहीं जाके। इंश्योरेंस एजेंट मीन्स द इंश्योरेंस एजेंट लाइसेंस अंडर सेक्शन 42 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। अब कोई भी अपना उठ के सामने खड़ा हो जाएगा कि आई एम अ क्या, इंश्योरेंस एजेंट, ऐसा नहीं होगा। वही व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस है क्या बनने का, इंश्योरेंस एजेंट बनने का, हु रिसीव्ड और एग्री टू रिसीव पेमेंट बाय ऑफ अ कमीशन और अदर रेम्युनरेशन इन कंसिडरेशन ऑफ हिज soliciting or procurement insurance business including the business relating to the continuance, renewal, revival policies of insurance सेक्शन 210 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप क्या हो, एक इंश्योरेंस कंपनी हो और किसकी सेवाएं ले रहे हो, इंश्योरेंस के एजेंट की, तो उस एजेंट को चाहे आप रेम्युनरेशन दो, सॉलिसिटिंग कमीशन दो, प्रोक्योरमेंट दो, इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, रिन्यूअल, रिवाइवल, किसी भी नाम से क्या दो, पैसा दो, क्योंकि आप उस एजेंट की क्या ले रहे हो, सेवाएं ले रहे हो। तो उसको सिर्फ अपनी सेवाओं का पैसा देना है, उसका जीएसटी आपको डायरेक्टली किसे पे करना है, गवर्नमेंट को। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस अलाउ करना या परमिट करना या ग्रांट करना, एसेस देना, एंट्री देना या उसके ऑक्यूपेशन में देना। यूज ऑफ एनी सच फैसिलिटी होली या पार्टली टू ऑफ द इमूवेबल इन एन इमूवेबल property with or without the transfer or possession or control of a said immovable property and includes letting, leasing, licensing और similar agreement। ये तो ऑलरेडी हम रेंटिंग के डेफिनेशन में इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। The provision of this notification is so far as they apply to the central government, state government shall also apply to the parliament and state legislature। चलो, person liable to pay GST on क्या, GTA services। अब वही जो 16 चीजें हैं उसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे क्या किया है, एक्सप्लेन। और मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था वी विल बी क्विक रीडिंग ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जीटीए सर्विसेज आर टैक्सेबल ऑन फॉलोइंग टू रेट्स। एक है 5%, मतलब 2.5% का सीजीएसटी, 2.5% का एसजीएसटी, या तो सीधा 5% का आईजीएसटी, प्रोवाइडेड जीटीए हैज नॉट टेकन द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज्ड इन सप्लाइंग जीटीए सर्विसेज। सुनो, मेरी बात सुनो, प्रोवाइडेड GTA has not taken the input tax credit on the goods or services used in supplying the GTA services। अब आप अपने आप को थोड़े पल के लिए पाजी मान लो, एक सरदार जी मान लो, जो बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर का क्या कर, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है। आपके पास ढेर सारे ट्रक्स है। अब आपने ट्रक्स खरीदे होंगे लाखों रुपए के, कंसिडरेशन पे किया,
इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है। अब आपकी ट्रक की कीमत है 20 लाख, उस पे आपने 3,60,000 रुपए का या 28% लगा लो, 5,60,000 रुपए का क्या पे किया, जीएसटी पे किया, एक ट्रक आपको आया 25,60,000 रुपए में। तो आप अपने दिल के हिसाब से एक कॉल लोगे कि 20 लाख रुपए मेरा फिक्स असेट में जाएंगे, 5,60,000 मेरा इनपुट टैक्स क्या है, क्रेडिट है, अचार डालोगी इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का, क्योंकि आपने तो इस ट्रक को भाड़े पे चढ़ा के सामने वाले से सिर्फ क्या लेना है, भाड़ा ही लेना है। जीएसटी लेना है क्या आपने, आपने जीएसटी लेना है क्या, नहीं। आपने तो जिसको माल पहुंचाया है, मतलब अपनी जीटीए सर्विसेज प्रोवाइड की है, उसको तो आप क्या बोलोगे, भाई साहब ये रखिए आपका माल, मुझे दीजिए मेरा भाड़ा, मुझे जीएसटी चाहिए नहीं। वो आप भरिए सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में, किसको, गवर्नमेंट को, और खुद ही क्लेम कीजिए क्या उसका आईटीसी। मेरे हाथ में जीएसटी का पैसा देने की जिम्मेदारी, जहमत आप उठाइए मत। अब मुझे बताओ, आप बड़े चालाक हो, आपके और भी ढेर सारे बिजनेस है, तो आप जब ऐसा बोलोगे कि ये रिसिपिएंट ऑफ सर्विस की, मतलब उस बिजनेस की जिम्मेदारी है जिसको आपने क्या पहुंचाया, माल, वो भरेगा कितने परसेंट से, 5% पे। तो इसका मतलब साफ है कि आप आपके ट्रक पे क्या नहीं ले सकते, आईटीसी नहीं ले सकते। तो आपको आपकी बैलेंस शीट में ही आपके ट्रक को कितने में दिखाना चाहिए, 25,60,000, और डिप्रिसिएशन भी कितने पे चार्ज करना चाहिए, 25,60,000। अगर आपने 25 लाख का ट्रक अलग से दिखाया, 5,60,000 का क्या ले लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, बाद में आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो कितने पे, 25 लाख पे, तो ये सब होशियारी मत कीजिए। जितना भी भाड़ा आप लोगों से ले रहे हो उस पे कितना परसेंट चार्ज कीजिए, सीधा सीधा 12% आईजीएसटी या 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। अभी कुछ दिनों पहले मुझे ग्वालियर से फोन आया था, बोले साहब मैं एक जीटीए हूं, तो क्या गलती हुई मेरी कि मैंने पहले जो ट्रक खरीदे थे ना उसका क्या ले लिया, आईटीसी। तो मैंने पूछा कि क्या आप इनवॉइसिंग करते हो 12% के साथ जिसको भी सर्विस देते हो अपनी, बोले नहीं साहब हम नहीं करते, पार्टी यही 5% में आरसीएम में भरती। मैंने बोला कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, तो बोले है कुछ लाख रुपए, अब क्या करूं। मैंने बोला यूटिलाइज किया, बोले नहीं पड़ा हुआ है, वैसे उसको अभी तक कोई लायबिलिटी आई नहीं तो उसको सेटअप करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो मैंने बोला कुछ नहीं, अगले बार जब आप आपका जीएसटी का रिटर्न भरोगे तो उसको रिवर्स कर देना कि नहीं चाहिए मेरे को ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, और अपने बुक में एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर लेना, जो बैलेंस डेबिट पड़ा है आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट में उसको क्रेडिट कीजिए और अपने ट्रक या फिक्स असेट अकाउंट को क्या कीजिए, डेबिट कीजिए, बस बात बन गई आपकी। तो बोले थैंक यू साहब। मैंने बोला ठीक है, अब बिल तो उनको भेज नहीं सकता कॉल पे कंसल्टेंसी देने की, तो मैंने बोला आऊंगा कभी ग्वालियर, चाय पिलाना। तो बोले ठीक है जरूर आना। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, 5% से लगाना है जीटीए को, अगर उसने आईटीसी लिया नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो भी उससे सेवाएं ले रही है उसको कितने परसेंट से भरना है, आरसीएम में 5%, 12%, मतलब 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, या सीधा सीधा 12% आईजीएसटी, वेयर जीटीए ऑप्ट टू पे जीएसटी एट सेड रेट on all the services of GST supplied by it. In this case, there is no restriction on availing the ITC on goods and services used in supplying the GTA services. अब आप ट्रांसपोर्टर हो, GTA की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब लोगों का माल भाड़े से पहुंचा दे रहे हो अपने ट्रक में, तो आप उसके लिए कुछ गुड्स का उपयोग करोगे जो कि आपका क्या हो सकता है, व्हीकल भी हो सकता है, और आप कुछ सर्विसेज का भी उपयोग करोगे, एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, जो उस व्हीकल का इंश्योरेंस हो सकता है, हाँ या ना। तो आप आईटीसी ले रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने इनवॉइस पे कितना चार्ज करो, 12%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अब ये फर्क क्लियर है। In the following paras, we have explained as to who is the person liable to pay in each of the following two rates. अगर रेट है 5% का, तो ये है रिसिपिएंट, एक स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है, रिवर्स चार्ज पे पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी सच रिसिपिएंट। अगर रेट लग रहा है कितने परसेंट का, 5% का, रिसिपिएंट इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, ये फॉरवर्ड चार्ज में, और यहां पे जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने की जिम्मेदारी किसकी है, जीटीए की। तो आप अगर रिसिपिएंट हो, बिजनेस हो,
जिसने किसकी सर्विसेज ली है, जीटीए की, तो भाड़ा भी फ्रेट भी किसको दो, जीटीए को ही दो, और उसका जीएसटी भी किसको दो, जीटीए को दो, और उसका क्या क्लेम करो, क्रेडिट क्लेम करो। तो एज अ बिजनेस आपको क्या पड़ेगा, 5% में आरसीएम में पे करना या 12% से जीटीए को पे करना। रिवर्स चार्ज ही पड़ेगा, क्योंकि आपका कैश फ्लो कम हो रहा है। कौन से इसमें, रिवर्स चार्ज में। अगर 1 लाख रुपए का भाड़ा आप हर दिन देते हो तो आपको 1 लाख रुपए पे सिर्फ 5,000 ही पर डे पे करना है। और अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में जाते हो तो पर डे का कैश आउटफ्लो कितना होगा, 12,000। हाँ, भले 5,000 दो तो वो भी क्रेडिट के माध्यम से आपको मिलने वाला है, और 12 भी दिया तो क्रेडिट के माध्यम से मिलने वाला है, पर स्टिल इट इज गुड फॉर यू टू पे द जीएसटी अंदर आरसीएम। तो पहले कुछ लोग आए थे, बोले क्या यार, भाड़ा भी हम दे, जीएसटी भी हम भरे। मैंने बोला अच्छा है ना, बोले क्या अच्छा है, हम क्यों भरे जीएसटी। मैंने बोला दो फिर उसको, 1 लाख के भाड़े पे 12,000 ऊपर से दो, 1,12,000 जेब से निकलेंगे आज ही। ट्रक वाला तो रुकने वाला नहीं है, इधर माल खाली किया तो इधर आपसे क्या मांगता हूं, पैसे मांगता, वो भी रोकड़ा, उसको तो चेक वेक भी चलते नहीं है। या तो फिर उसको 1 लाख रुपए दे के रफा दफा करो, 1 महीने के बाद गवर्नमेंट को कितने रुपए देना, 5,000। हाँ यार, बात तो सही करते बड़े राजी आप, मैं बात सही करता हूँ हमेशा। फिर हमें क्यों ऐसा लगता है कि आरसीएम बहुत तकलीफदायक है हमारे लिए, नहीं है ना भैया, कंप्लायंस बढ़ रहा है। और जहां कंप्लायंस बढ़ के थोड़ी सी, कंप्लायंस की कॉस्ट अगर आपके आउटफ्लो के कॉस्ट से कम है तो इट इज नॉट दैट बैड है ही। क्या, एक तो अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है आपको, जो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, कोई बड़ा कठिन काम है क्या। पर्सनल लाइबल टू पे जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल सर्विसेज। अब वो कौन सा मोटर व्हीकल किसके लिए करेंगे, पैसेंजर के लिए। ये किसके लिए था, गुड्स के लिए। किसको दोगे आप अपनी सर्विसेज, बॉडी कॉरपोरेट को ही दोगे। और आरसीएम में टैक्स भरने की जिम्मेदारी और किसी की नहीं है, किसकी है, बॉडी कॉरपोरेट की है। तो देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। ये गाड़ी कैसी होनी चाहिए, ये डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होनी चाहिए। तो ये बस हो सकती है, ये इनोवा हो सकती है, ये टाटा सुमो हो सकती है। अरे हाँ कि ना, वैगन आर नहीं बोल सकते आप, मारुति ओमनी को भी नहीं बोल सकते, ये अलग ही टाइप के डिजाइन है। ये पैसेंजर कैरी करने के कम और लोगों को किडनैप करने के और माल ले जाने की गाड़ियां ज्यादा लगती। जाना दो, सॉरी मारुति सुजुकी, आपका नाम खराब करना मेरा उद्देश्य नहीं था। आइए आगे बढ़ते। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विसेज रिसिपिएंट आर टैक्सेबल एट द फॉलोइंग टू रेट्स। 5% अगर आरसीएम में है तो, मतलब रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज जो होगा बॉडी कॉर्पोरेट। प्रोवाइडेड सप्लायर of services has taken only limited ITC of input services in the same line of business। आप बोलोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि उसने पूरा आईटीसी लिया है या लिमिटेड आईटीसी लिया है। तो भाई आप जब उसकी सेवाएं लोगे ना तो उससे पूछना पड़ेगा आपको कि क्या सीन है तेरा, हमें 12% लगा के बिल देगा या 12% लगा के बिल नहीं देगा। वो बोलेगा मैं नहीं लगाना इस पे जीएसटी, मैं तो क्या 2 टाटा सुमो चलाता है, एक मैं और एक मेरा भाई, हम लोग इन झमेले में पड़ना नहीं चाहते, लिया ही नहीं हमने, आप मुझे भाड़ा दे दीजिए, जीएसटी वीएसटी क्या है वो आप देखिए। हम बोले ठीक है भाई, हम समझ गए, हम समझ गए कि इसमें 5% से आरसीएम में जीएसटी हमें ही पे करना। हाँ, अब कोई होता है शाना, बोले मेरे पास 2 टाटा सुमो है, मैं आपको दूंगा, मैं रजिस्टर्ड भी हूं, मैंने मेरे टाटा सुमो पे क्या लिया है, आईटीसी भी लिया है, आप चिंता ना करो जी, 1 लाख रुपए हर महीने का आपके लोगों को लाने छोड़ने का लूंगा, साथ में 12,000 का क्या लगाऊंगा आपकी इनवॉइस पे, जीएसटी, मुझे ही आप 1,12,000 हर महीने पे कर दीजिए, आपसे लेके मैं 12,000 किसको दे दूंगा, गवर्नमेंट को दे दूंगा। सीधा हिसाब, सीधी बात, नो बकवास। 12% का रेट लगेगा वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विसेज ऑप्ट्स टू पे जीएसटी एट अ सेट रेट। सप्लायर ऑफ सर्विसेज अगर जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी लेता है तो उसको रेट कितना लगाना है, 12%। सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैज टेकन ओनली लिमिटेड आईटीसी, और यहां पे आपको जीएसटी पे करना है रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज को, यहां पे लिखा नहीं है पर आगे लिखा होगा।
In this case, there is no restriction in availing the ITC of goods or services used in supplying the renting the motor vehicle services by the supplier of क्या services. In the following paras, we have explained who is the person who is liable to pay the tax. Rate अगर 5% है तो personal liable to pay GST is the recipient. और अगर रेट 12% लग रहा है तो person liable to pay GST is a supplier of a services. Are you getting my point? कुछ दिया है 2 बार स्टार लगा के. It is important to note that when any services is placed under RCM, the supplier shall not charge any tax from the service recipient as this is a settled procedure under RCM. RCM shall be applicable here only when the supplier does not issue invoice charging क्या GST at 12%. मस्त बात, बढ़िया चीज, समझ में आई. अच्छा, अब वो बात आती है डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन की. अब ये क्लॉज सिर्फ और सिर्फ किसको लागू होता है? बॉडी कॉर्पोरेट. और क्या बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती? कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती, हालांकि वहां भी डायरेक्टर्स होते हैं. आप किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में जाइए, उसको वहां पे आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलेगा, संचालक मंडल ना. वहां क्या लागू नहीं होता? सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 अप्लीकेबल नहीं होता. कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी है तो ही ये एक्ट आपको लागू होता है. In order to determine the leviability of a tax on a remuneration paid to director, we first need to ascertain whether the director is an employee of a company or not. Oh my God! अब ये डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. अगर वो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय के हैसियत से ले रहा है तो वो अपनी जो पैसे ले रहा है वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ले रहा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर. और उसको हम क्या नहीं मानते? सप्लाई ही नहीं मानते. फिर उधर एक दिक्कत और है, इनकम टैक्स पढ़ा होगा आपने. अगर वो डायरेक्टर एम्प्लॉय करके क्या ले रहा है? सैलरी के नाम पे क्या ले रहा है? रेम्यूनरेशन ले रहा है, तो उसकी सैलरी पे कंपनी क्या काटेगी? टीडीएस काटेगी, है ना. तो अभी मेरे एक क्लाइंट है, वहां बड़ा झगड़ा चल रहा है कि वहां जो डायरेक्टर्स है उन्हें बाय वे ऑफ सैलरी पेमेंट करे या बाय वे ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पेमेंट करे. मैंने बोला हिसाब लगा लो. अब वो कई दिनों से हिसाब ही चल रहा है. उनका अकाउंटेंट को मैं समझा रहा हूँ, उनका अकाउंटेंट मुझे समझा रहा है, पर हम दोनों मिलकर डायरेक्टर्स को नहीं समझा पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या नहीं सही है. तो मामला फंसा पड़ा है. कुछ दिनों में शायद उसका कुछ फैसला हो जाए हमारी अगली मीटिंग में. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? नीचे 8 नंबर के पॉइंट में डिफाइन किया है. द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दिया है 149(6) ऑफ कंपनीज एक्ट में. रीड विथ रूल 12 ऑफ अ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 14 मेक्स इट एम्पली क्लियर दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड नॉट हैव बीन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी. उसको इंडिपेंडेंट क्यों बोला गया है? कि वो क्या नहीं होना चाहिए? एम्प्लॉय. तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पैसा दे रहे हो आप एक बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी भी हो, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड भी हो, तो अब तो आपका पक्का हो गया कि आपको उसको दिए हुए हर रेम्यूनरेशन पे क्या पे करना है? जीएसटी सेक्शन 93 में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में. अब बात आती है ऐसे एम्प्लॉइज की जो ऐसे डायरेक्टर्स की जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है. अब वो एम्प्लॉय हो भी सकते और एम्प्लॉय नहीं भी हो सकते. Who are not the employees of a said company to such company in lieu of remuneration as the consideration for the said service are clearly outside the scope of schedule 3. अब मुझे फिर से बताइए. नहीं, मैंने पहले ही बोला था. शेड्यूल 1 सेक्शन 7 पढ़ा था सप्लाई. उसमें था शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3. क्या था शेड्यूल 3? हाँ, अब कैसे मस्त याद आया. ऐसी चीजें जो ना तो क्या है गुड्स है और ना तो सर्विस का सप्लाई है. इसमें से एक क्या है?
remuneration pay by way of a salary to the employees of a company या business. एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में अपने एम्प्लॉई के सर्विसेज लेने के बदले में अगर आप उसे सैलरी पे करते हो तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। कहा, भूलना नहीं। और इतना मस्त स्मार्ट तरीके से अगर सीए फाइनल में आंसर लिखोगे ना तो पक्का बोलता हूं बेटा 75 प्लस मार्क्स आएंगे 100 आउट ऑफ आपके इनडायरेक्ट टैक्स में, नाम हो जाएगा हिंदुस्तान में। क्या लिखा है, आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3 द सीजीएसटी एक्ट एंड आर देयरफॉर टैक्सेबल अंडर व्हाट, आरसीएम अंडर सेक्शन 9(3) as seen in the given above illustrating the reverse charge service serial number 6, such remuneration paid to director is taxable in the hands of company on reverse charge being under section 9 subsection 3. अब in case where it is ascertained that a director irrespective of a name and designation, लोग डायरेक्टर को कुछ भी नेम देते हैं, फाइनेंस डायरेक्टर, ऑपरेशन डायरेक्टर, ओवरसीज डायरेक्टर, भाई की डायरेक्टर, लॉक डायरेक्टर, गॉड नोस क्या नाम दे देंगे, फाइनेंस डायरेक्टर, टैक्सेशन डायरेक्टर्स भी होते हैं कुछ कंपनीज में। इन केस वेयर इट इज असर्टेन दैट डायरेक्टर, आप भले उसका कुछ भी नाम रखो, फलाना डायरेक्टर, बस करण जौहर नहीं होना चाहिए वो मूवी का डायरेक्टर है, इज एन एम्प्लॉय, अगर वो डायरेक्टर आपका क्या है, एम्प्लॉय है, पेरोल पे है। नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एग्जामिन वेदर ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द डायरेक्टर आर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, that is a contract of service, or there is any other element of contract of service. तो जनरली सैलरी एक फिक्स सैलरी होती है, वो वेरिएबल होती नहीं है। तो उसकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए फिक्स है और हर महीने आप उसको 1 लाख ही दे रहे हो, ऊपर से कुछ नहीं दे रहे हो, तो या तो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में फिक्स कॉन्ट्रैक्ट के अंडर दी जाने वाली सैलरी, पर एक महीना उसको 1,36,000 मिलता है, एक महीना उसको 96,000 मिलता है, एक महीना 2,30,000 मिलता है, तो यहां तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अपना हर काम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के हैसियत से या उस रिलेशन में नहीं कर रहा, उसके अलावा भी कुछ है जो अदर देन एनी अदर कैपेसिटी दे रहा। अब वो डायरेक्टर तो एक इंडिविजुअल है, उसका तो अपना खुद का कोई बिजनेस नहीं है ना, तो वो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेगा नहीं, पर कमा तो रहा है। और सरकार की बाई आंख में क्या ऐसा फड़फड़ करता है, अरे ये कमा रहा है, ये खर्च रहा है, ओ माय गॉड ये कमा रहा है, ये खर्च रहा है, तो इधर आओ, दोनों इधर आओ, जीएसटी कहाँ है, या तो तू दे या तो तू दे। अगर एक व्यक्ति खर्चा करता है, एक व्यक्ति पैसा कमाता है और गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता, तो सबसे ज्यादा पेट किसका दुखता है, इधर दर्द होता है भाई, इधर किसके, गवर्नमेंट के, वो भी जम के। इधर भी तो हो रहा है ना, कंपनी डायरेक्टर को क्या पे किए जा रही है, पैसा। तो अब ये डायरेक्टर ने बोल देना छोड़ो ना यार, कंपनी ने बोल देना यार कुछ नहीं, तुम्हें एम्प्लॉय के तौर पे हम क्या देते रहेंगे, सैलरी, टीडीएस काटते रहेंगे। तो डायरेक्टर उधर से बोलता है अरे क्या टीडीएस काटोगे, रिफंड आता नहीं है एक साल, फिर इनकम टैक्स का क्या भरो, रिटर्न भरो, मेरा ही तो पैसा कट रहा है, जहां मेरे हाथ में 2 लाख आने चाहिए, आप सीधा सीधा वहां 2-4% काट डालोगे और मेरे हाथ में 1,90,000 आएगा, क्यों भाई क्यों, मेरे साथ ये अन्याय क्यों। तो बड़े झमेले चलते हैं। ये प्रोविजन आने के बाद से ना फाइट्स चालू हो गई, कहाँ पे, कॉर्पोरेट ऑफिसेस में। क्या करे, तो बड़े बड़े डायरेक्टर लोग फिर अपने जीएसटी कंसल्टेंट के पास जाने लगे, बोले यार कुछ तो रास्ता बताओ, मतलब कुछ नहीं, या तो इधर से फंसोगे या तो उधर से। अब क्या है, द पार्ट ऑफ अ डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन विच इज डिक्लेयर्ड एज अ सैलरी in the books of a company and subject to TDS under section 192 of Income Tax Act are not taxable being consideration for a service by an employee to the employer, और ये दिया गया है शेड्यूल नंबर 3। Further, the part of a employee director's remuneration which is declared separately other than the salary in the company's account
and subject to the TDS under section 194J of a Companies Act as fees for professional or technical services are treated as consideration for providing services which are outside the scope of क्या schedule 3. अब 194J क्या है? प्रोफेशनल सर्विसेज अगर आप किसी से लेते हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, आप किसी से क्या ले रहे हो? प्रोफेशनल सर्विसेज, और उसको प्रोफेशनल फीस देते हो, तो 194J अगर किसी कंपनी ने सीए की सर्विसेज लिए उस पर भी अप्लीकेबल होता है, डायरेक्टर से प्रोफेशनल सर्विसेज लिए तो उस पर भी अप्लीकेबल होता है, आरटी टैक्स से अगर प्रोफेशनल सर्विसेज लिए तो उस पर भी अप्लीकेबल होता है, लॉयर से भी अगर प्रोफेशनल सर्विसेज लिए तो उस पर भी अप्लीकेबल होता है। तो कोई भी कंपनी, आप अगर प्रोफेशनल हो और अपने सर्विसेज किसको देते हो? कंपनी को देते हो, तो 194J में आपका टीडीएस काटे बिना आपके हाथ में क्या नहीं देंगे वो लोग? पैसे नहीं देंगे। इवन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हेन सबमिट्स अ बिल फॉर हिज ऑडिट, कंसल्टेंसी एंड एक्सेट्रा टू द कंपनी, दे डिडक्ट द टीडीएस अंडर सेक्शन 194J। अब ये जो 194J में टीडीएस काट के कंपनी अपने किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो डायरेक्टर हो या कोई थर्ड पर्सन हो, उसको पेमेंट दे रही है, तो ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के स्कोप के बाहर है। ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के स्कोप के बाहर है। शेड्यूल 3 में आता है क्या? नहीं आता। इसका मतलब कहां पकड़ा गया है ये? 9(3). मतलब अगर आप एक ऐसे डायरेक्टर हो जो कंपनी से सिर्फ सैलरी का पोर्शन लेते हो, तो आपको 192 सेक्शन में इनकम टैक्स के टीडीएस काट के कंपनी क्या पे करेगी? सैलरी, और उस पे आरसीएम में जीएसटी भरेगी नहीं, क्योंकि सेक्शन 7 में रेड विथ शेड्यूल 3 आपके द्वारा कंपनी को दी जाने वाली सर्विसेज क्या नहीं है? सप्लाई ही नहीं है। पर अगर आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो जो कंपनी को प्रोफेशनल सर्विसेज देने के बदले, आइए क्या डिस्कस कर रहे थे हम कि हाँ, अगर आप एक कंपनी हो और किसी डायरेक्टर को अदर देन सैलरी पेमेंट कर रहे हो उससे प्रोफेशनल सर्विसेज लेने के लिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, और बदले में आप उसको पेमेंट करते हो 194J में क्या काट रहे हो? टीडीएस। तो साथ में ही जितना पेमेंट उसको किया है इंक्लूडिंग द टीडीएस, इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ अ टीडीएस, उस पे क्या पे करना है? जीएसटी पे करना है। अब जर्नल एंट्री बताओ, जब आप किसी की टीडीएस काटे हो कौन से अमाउंट पे करना है? ये अकाउंट वाला ही बंदा सही से समझ सकता है। मान के चलो आपने 1 लाख रुपया डायरेक्टर को पे किया, राउंड फिगर में मान के चलो 10 लाख रुपया उस पर टीडीएस काटा, तो उसके हाथ में कितना पैसा दिया? 90,000, बराबर है। अब क्या एंट्री पास करोगे? 1 लाख रुपया तो आपको देना था डायरेक्टर को, पर 10,000 रुपये क्या काटा? टीडीएस, जो आपको काट के अपने पास नहीं रखना है, अगले महीने की 7 तारीख से पहले किसको देना है? गवर्नमेंट को, नहीं तो गवर्नमेंट डंडा लेके हथौड़ा लेके आपका सर फोड़ेगी। उसके हाथ में कितने देने हैं? 90,000। एंट्री बताइए, मैं बताता हूं। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक 90,000 टू टीडीएस पेएबल कितना? 10,000। और बाद में टीडीएस पेएबल जब पे करोगे 10,000 का, तो एंट्री क्या पास करोगे? टीडीएस पेएबल को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। तो ऐसे स्वरूप में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन के नाम से एक्सपेंसेस कितना डेबिट हुआ? 1 लाख डेबिट हुआ। तो आपको सेक्शन 9(3) के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कितने पे जीएसटी भरना है? 1 लाख रुपए से। अब कितने रेट से भरोगे? क्यों? कहां पड़ा 5%? कहां पड़ा 5%? अबे 5% अपने मन से 5% का रेट जीटीए के लिए दिया गया था। बड़े कॉन्फिडेंस तुम लोगों के मुंह में 5% से, मतलब आरसीएम में आया तो 5% से भरना, कुछ 5% नहीं है, 18% से भरना, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। फिर आगे देखो, and therefore taxable beside as already discussed the recipient of said service, that is a company, is liable to discharge the applicable GST on कौन सा बेसिस? रिवर्स चार्ज बेसिस। कुछ लिखा है नीचे पॉइंट नंबर 10 में, एज क्लैरिफाइड बाय सर्कुलर नंबर। तो बाद में लोगों ने जब जैसे ये आया था ना प्रोविजन जीएसटी में,
दौड़ पड़े सारे कंपनी के सीईओ डायरेक्टर्स, बड़े बड़े लोग किसके पास, गवर्नमेंट के पास। हाँ, हम तो एज अ डायरेक्टर लाखों रुपए लेते कंपनी से, हम तो एज अ डायरेक्टर लाखों रुपए लेते हैं हर महीने, किससे, कंपनी से। क्या हमें हमें मैं डायरेक्टर हूं, मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और मुझे उस पे क्या भरना पड़ेगा, जीएसटी। तो सरकार ने बोला ना 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 डायरेक्टर साहब आप कष्ट मत कीजिए, ये कौन करेगा सब, खट उठापटक कंपनी करेगी। तो लोगों को बोला हाँ ये सब ठीक है। अब हुआ क्या था जब ये चीज आई थी कि डायरेक्टर्स के सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा, तो बस लोग समझे ना, बुझे इसको, एक सा हंगामा मचा दिया ट्विटर से लेके लिंक्डइन तक, जिसमें से एक मैं भी हूं, हंगामेबाज बोलो आप। ओहो डायरेक्टर की सर्विसेज पे क्या लगने वाला है, जीएसटी। तो सबसे पहले तो पसीने छूटे डायरेक्टर्स को, क्योंकि ये सब बड़े लोग, बड़े बड़े कॉर्पोरेट के बड़े बड़े डायरेक्टर भाग दौड़ में पहुंच गए, फोन ही लगा दिया होगा इन्होंने तो सीधा, कहा फाइनेंस मिनिस्ट्री में। ये क्या है, क्या अब हम जीएसटी नंबर ले, बोले ना हम क्लैरिफाई करते हैं, इसमें आरसीएम में भरेगी कौन, कंपनी। हम बोले कंपनी को जो चाहे करवा लो, वहां हमने 4-5 सीए रखे हुए हैं, पूरा दिन उनको वैसे भी कुछ काम होते नहीं है, तो एक काम थोड़ा कर लेंगे ज्यादा का। खैर चलो, टैक्स पेएबल बाय द सीईओ ऑन अननोटिफाइड सर्विसेज। अब कुछ लोग ना डायरेक्टर नहीं होते हैं, कुछ लोग क्या नहीं होते, डायरेक्टर। अपने आप को क्या बुलाते हैं वो लोग, सी, सॉरी 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 माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, ईसीओ की बात हो रही है, माय बैड। हाँ चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब यहां बात करेंगे क्या, ई कॉमर्स ऑपरेटर, अमेजॉन, स्विगी, फ्लिपकार्ट, इनकी। अच्छा चलो, वो अगर सीईओ है, अब बात निकली है तो पूरा कर देता हूं, वो डायरेक्टर नहीं है, तो इसको जो मिलेगा क्या मिलेगा, या तो प्रोफेशनल सर्विसेज के बदले मिलेगा, जहां टीडीएस कटेगा 194 जे में, फिर भी तो इस पे आरसीएम लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे नहीं लगेगा, क्योंकि ये सीईओ क्या नहीं है, डायरेक्टर ही नहीं है। तो क्या बिना डायरेक्टर बने कोई सीईओ बन सकता है क्या, लॉ पढ़ो, कंपनी लॉ। मेन पावर जो है वो किसके हाथ में है, डायरेक्टर्स के हाथ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और सीईओ तो एक बहुत ही की डिसीजन मेकिंग पर्सन होता है, लीगली अनलेस एंड अनटिल ही इज अ डायरेक्टर, उसके सीईओ होने का कोई महत्व है ही नहीं। पर फिर भी मैंने किसी को सीईओ बना दिया, और वो क्या नहीं है कंपनी का, डायरेक्टर ही नहीं है। पर ऐसा होगा नहीं, कोई मानेगा नहीं, इतना बड़ा की पर्सन। अब मुकेश अंबानी को बोलो आप रिलायंस इंडस्ट्री के सीईओ बन जाओ, पर डायरेक्टर मत रहो, मुकेश अंबानी बोलेगा ए भाई मैं डायरेक्टर नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। अनिल अंबानी को बोलते तो मान जाता, चलो कुछ बच रहा है क्या, 18-20 हजार रुपये महीने का। उसकी बात अलग है। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की। इज एनी पर्सन हु ओन करता है या ऑपरेट करता है या मैनेज करता है कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, जैसे कि www.amazon.in, फ्लिपकार्ट, या तो स्विगी, या तो मेक माई ट्रिप, या बुक माई शो। इनका अपना कोई बिजनेस नहीं है, ओला, उबेर, एक फूटी कौड़ी के इनके पास कोई खुद की एसेट या बिजनेस रखने की जरूरत नहीं है। इनके पास एक प्लेटफॉर्म, जिसको ये लोग अपना वेबसाइट बोलते हैं, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। समटाइम्स ईसीओ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इटसेल्फ सप्लाइज द गुड्स और सर्विसेज और बोथ थ्रू इट्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। हाँ कभी कभी इनके खुद का प्रोडक्शन हो सकता है, खुद का सेल हो सकता है, और खुद का परचेस हो सकता है। तो अमेजोन वाले भी करते हैं, खुद भी खरीदते हैं, खुद भी खुद के नाम से बेचते हैं, और दूसरों को भी अलाउ करते हैं। इनके अपने भी खुद का स्टॉक होता है। हाउएवर many a times that the product or service is displayed on the electronic portal are actually supplied by some other person to the consumer। आप भी अपने आप को Amazon बिजनेस पे रजिस्टर करा सकते हो, बेचो वहां जाके। कुछ दिनों बाद तो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी बेचने को लिए लेने वाले हैं, कौन, Amazon वाले। बुक्स तो बेच ही रहे हैं, कुछ दिनों बाद हमारे लेक्चर भी बेचेंगे, हमें भी बेच देंगे एक दिन, ऐसा लगता है। When the consumer places an order फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट या
services on this electronic portal, the actual supplier is selected, supplies the selected product or services to the consumer। तो जिसका भी आपने खरीदा हो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे आपने आईफोन के लिए अमेजोन पे गए तो उसके बहुत सारे सप्लायर आएंगे, ABCD EFG, नाम भी दिया रहेगा, उसमें से इनके कुछ वेरीफाइड भी रहेंगे, अमेजोन वेरीफाइड सप्लायर होते हैं, और ढेर सारे लोगों के नाम आते हैं। आप भी अपना नाम डाल दीजिए कि मैं भी अमेजोन के थ्रू आईफोन बेचना चाहता हूँ, और कस्टमर खरीदेगा तो आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा, ईमेल आएगा कि आपको ऑर्डर मिला है, पहुंचा दीजिए। वहां पे आप पहुंचा दोगे रैप करके, किसके लोगो लगा के, अमेजोन का लोगो लगा के। The price consideration for the product is collected by the इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। पैसा किसके हाथ में नहीं जाता, सेलर के बैंक अकाउंट में या हाथ में सीधा जाता नहीं है। पूरा पैसा पहले कौन रखता है, अमेजॉन रखता है, फ्रॉम द कंज्यूमर एंड पास्ड ऑन टू द एक्चुअल सप्लायर आफ्टर डिडक्शन ऑफ अ कमीशन बाय द ECO। अब अमेजॉन सेवा करने बैठा है क्या बिजनेसमैन की, नहीं। अगर एक 1 लाख रुपए का आईफोन किसी ने खरीदा है, मिस्टर एक्स इज अ सेलर, मिस्टर वाई इज अ बायर, और बीच में कौन बैठा है, अमेजॉन बैठा है। तो मिस्टर वाई किसको पैसा देगा, वाई को। मिस्टर एक्स किसको गुड देगा, मिस्टर वाई को। बाद में अमेजॉन के पास जो पैसा आया उसमें से अपना कुछ कमीशन वगैरह काट के कौन किसको पे करेगा, अमेजॉन पे करेगा, किसको, मिस्टर एक्स को। तो यहाँ पे मिस्टर अमेजॉन ने क्या कमाया, कमीशन। The government may, on the recommendation of GST Council, notify specified category of services, the tax C हो, S हो या I हो, on supplies of which shall be paid by the ECO if such services are supplied through it. Such services shall be notified on the recommendation of GST Council। तो क्या नोटिफाई करेंगे इतना बोल के छोड़ देने वाली है क्या गवर्नमेंट, ना ना ना, उनको तो पता है इनका बिजनेस बहुत है। अब कौन पैसे कमा रहा है यहाँ पे, मिस्टर एक्स तो कमा ही रहा है। तो मिस्टर एक्स को तो अपना 1 लाख रुपए का एप्पल प्लस उस पे 14,000 CGST प्लस 14,000 SGST लगा के 1,28,000 रुपए का बिल किसको देना है, मिस्टर वाई को देना है। अगर मिस्टर वाई भी खुद एक बिजनेस है तो इस चीज का वो क्या क्लेम कर सकता है, ITC। नहीं, वो पूरा कंज्यूमर है तो उसके लिए पूरा खर्चा ही कितना हो गया, 1,28,000। मिस्टर एक्स को ही यहाँ पे इस रेम्यूनर कलेक्शन पे क्या पे करना पड़ेगा, GST। पर क्या हो अगर अमेजॉन बोले कि GST हम पे कर देते हैं, पढ़िए इसको। नोटिफिकेशन नंबर 17 2017, 17 का खतरा, 2017 में बहुत बड़ा खतरा आया था। इसका डेट था 28/6/70 और नोटिफिकेशन नंबर 14 2017 ये उससे उसी दिन आया था। एज अमेंडेड has notified the following categories of services supplied through ECA for this purpose। सब कुछ दिया है यहाँ पे, देखो। Services by way of a transportation of passenger by a radio taxi, motor cab, maxi cab and a motorcycle। Services by way of providing accommodation in hotels, in guest houses, club, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes, except where a person supplying such services through electronic commerce operator is liable for registration under section 22(1) of a CGST एक्ट। तो अब देखो ये जो लोग होते हैं ना, क्या, जो लोग होटल्स, इन, गेस्ट हाउस, क्लब, ये सब चीजें चलाते हैं, आप इनका भी बुकिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हो। एग्जांपल, होटल बुक करने का ऐप कौन सा है, और अभी जरूरत पड़ी नहीं आप लोगों को होटल बुक कराने की, मतलब, और पड़ेगी। तो चलिए, आप मेक माई ट्रिप पे एयर टिकट भी बुक करा सकते हो और साथ ही साथ क्या बुक करा सकते हो, होटल्स भी बुक करा सकते हो। बुक माई शो से आप किसी भी शो की टिकट्स बुक करवा सकते हो, है ना। तो अगर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है अकोमोडेशन, होटल इन गेस्ट हाउस के द्वारा फॉर अ रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस, एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल फॉर अ रजिस्ट्रेशन, इसको खुद का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। मतलब अगर आप एक होटल हो जो डायरेक्टली बुकिंग लेते हो, कस्टमर आपके पास आता है और आप
उनको अपना रूम कमरा भाड़े से देते हो, उनसे भाड़ा लेते हो, तो आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। आपके कस्टमर से आपको रेंट भी लेना है अपने टैरिफ के हिसाब से, होटल का, इन का, लॉज का, और जीएसटी भी लेना है। और वो जीएसटी किसको पे करना है? आप ही को एज अ होटल ओनर, गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटिंग एक्सेट्रा, एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। कोई पता है आपको ऐसा प्लम्बर, ब्यूटिशियन, ये लोग का ऐप है ये, अर्बन कंपनी, पहले अर्बन क्लैप के नाम से आता था। एसी रिपेयर सर्विसेज की ऐड आती है आजकल। एसी रिपेयर करवाना है तो एकदम वाटर कैनन के साथ मशीन क्लीन करा के मिलेगी। ब्यूटिशियन अगर आपको चाहिए तो आप अर्बन क्लैप से ऑर्डर कर सकते हो, एक लेडीज आएगी और आपका सारा ब्यूटी पार्लर करके जाएगी। तो अगर आप ऐसी सर्विसेज दे रहे हो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से, चाहे आप हाउसकीपिंग हो, प्लम्बर हो, कारपेंटिंग हो या ब्यूटी पार्लर चलाते हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से, पैसा लेना है अपने सर्विसेज के लिए, उस पर जीएसटी भी लेना है और गवर्नमेंट को पे करना है, प्रोवाइडेड आप लाइबल हो क्या करने के लिए? रजिस्ट्रेशन। और लाइबिलिटी तभी आएगी जब आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर होगा। अब बात करते हैं कि अगर बीच में इन्वॉल्व है कौन? सर्विसेज बाय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो, मोटर कैब या मैक्सी कैब। अब इसमें ओला और उबेर की बात होगी। तो यहाँ पे टैक्सी चलाने वाली भी दो कैटेगरी के लोग हैं। एक खुद ही टैक्सी चलाते, खुद ही पैसेंजर बैठाते, खुद ही पैसा लेते, अपना जीवन जीते हैं। एक जो खुद ये काम करते नहीं है, बुकिंग करनी पड़ती है या तो ओला से या तो उबेर से। तो यहाँ कौन इन्वॉल्व है? एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व है। अब देखते हैं कि इस केस में टैक्सेबिलिटी कैसे होती है। रेडियो टैक्सी का मीनिंग दिया है। अब मीन्स अ टैक्सी इंक्लूडिंग रेडियो कैब, मतलब जो कहीं पे भी घूमते रहती है। इन टू वे रेडियो कम्युनिकेशन विच अ सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस एंड इनेबल फॉर ट्रैकिंग द जीपीएस। तो ये जो ओला उबेर के अंदर चलती है ना, उसमें जीपीएस लगा होता है। वो लोग देखते रहते हैं कि ये सच में पैसेंजर लेके जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं खुद घुमा रहा है और पैसे भी खुद रख रहा है। सिर्फ लीड ले रहा है किससे? ओला और उबेर से, कि लोग कहाँ खड़े हैं। मैक्सी कैब, अब ये सब यार, ये सब अलग अलग जगह पे मोटर कैब, मैक्सी कैब, काली पीली, हरी नीली, ये सब क्या चलते हैं? चीजें चलती है। मोटर का तो ये जीएसटी वालों ने ना कुछ नहीं छोड़ा। बोले मैं पीला कलर और नीला कलर दे देता हूँ तो मैं पीली नीली हो गई, तो मैं वो काली पीली वाली टैक्सी नहीं हूँ, तो मुझ पे आपका क्या नहीं लागू होता? जीएसटी लागू नहीं होता। तो ये सब फालतू चीजें करी है इन्होंने, पर खैर है तो है, छोड़ो इसको। All the provisions of CGST or IGST Act shall apply to electronic commerce operator as if he is the supplier liable to paying the tax in relation to the supplier in above services. कौन सी above services? सर्विसेज बाय पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मतलब ओला उबेर। अब जीएसटी जो भी लगेगा उस पे कौन पे करेगी? वो मोटर कार का ओनर, मोटर कैब का ओनर की ओला उबेर? ओला उबेर। अगर आप होटल्स में, इंस में, गेस्ट हाउसेस में एक्सेट्रा में बुकिंग करवाते हो क्लाइंट का, आप मेक माई ट्रिप हो, आपने क्लाइंट, अपने क्लाइंट को 5 स्टार होटल में कमरा दिलवा दिया, वो गया, रहा और आ गया, बराबर है। यहाँ पे जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी फिर किसकी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की। हाउसकीपिंग सर्विसेज, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग, ऐसे सब आप चलाते हो तो यस। तो इसलिए अभी काफी सारे होटल वाले प्रीफर कर रहे हैं कि हम रेंट लेंगे ही नहीं, यहाँ से टैरिफ ही नहीं लेंगे, ऑनलाइन बुकिंग करो, उधर ही पेमेंट करो, यहाँ आओ, रहो, खाओ और चले जाओ। तो फिर उसकी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। अब ये इसको हाईलाइट करेंगे हम। ऑल द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट शैल अप्लाई टू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एज इफ ही इज द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। एक्चुअली ही इज नॉट अ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। It is important to note here that the above provision shall apply only case of a supply of क्या? सर्विसेज, वो भी ऊपर की 3 सर्विसेज, हर जगह पे लागू होगी नहीं। तो अमेजॉन पे एप्पल खरीदने वाला केस उधर आता नहीं है। पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी फॉर अबो स्पेसिफाइड सर्विसेज, फॉर अबो स्पेसिफाइड सर्विसेज व्हेन सप्लायर थ्रू क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, सप्लाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ध्यान से समझिए। अब ये सब अगर आप आर्टिकलशिप करते हो ना दिल लगा के, और ये सब क्लाइंट्स है आपके पास, तो फिर इसको किताबों में इतना रगड़ रगड़ के पढ़ने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं।
1 2 3 4 महीने लगेंगे, पर एक बार के लिए समझ जाओगे। तो जाइए अपने किसी क्लाइंट से मिलिए जो इन सब काम में इन्वॉल्व है, होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला, या कोई बड़ी कंपनी जो खुद ही एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। हाँ, पर अगर आगे चल के भी वहां पे काम करना है तो उसका थेरोटिकल नॉलेज तो आपको पता होना चाहिए। तो आईसीआई तो एग्जाम में पूछेगा ही, पर जॉब देते वक्त इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर या उनकी सेवा या उनके थ्रू बिजनेस करने वाला व्यक्ति भी आपको इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, इधर का ही है वो इंडिया का, तो पर्सन लाइबल टू पे टैक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव द फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, उसको कोई ना कोई तो पर्सन अपना रिप्रेजेंटेटिव यहां अपॉइंट करना पड़ेगा, वो पे करेगा। इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर खुद भी नहीं है और उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय द ईसीओ फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग ऑफ अ टैक्स। मतलब किसी भी फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को हम इंडिया में बिजनेस करने ही नहीं देंगे अगर उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो। और नहीं है तो चलेगा, फिर आपको क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? रिप्रेजेंटेटिव। और अगर आपका फिजिकल प्रेजेंट भी नहीं है और रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो कोई ना कोई पर्सन आपको यहाँ पे टैक्स पे करने के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब फॉरेन वाला ऐसे ही उड़ के उधर जर्मनी में बैठ के इधर होशियारी कर सकता है क्या कि मैं इंडिया में बिजनेस करूंगा, लोगों से बिजनेस करवाऊंगा और क्या नहीं पे करूंगा? जीएसटी भी पे नहीं करूंगा। बोले नहीं, आपकी साइट यहाँ पे चलने ही नहीं देंगे। अब जीएसटी रेट्स प्रिस्क्राइब फॉर वेरियस गुड्स क्या है? ब्रॉडली 6 rates of CGST have been notified। इसका मतलब है 0.125%। ये CGST का रेट है, तो IGST का क्या होगा? 0.25%। इसका 0.125 CGST और 0.125 SGST। 1.5 मतलब मेन रेट कितना है? 3%। उसका आधा 1.5 और 1.5, 5 का आधा 2.5, 12 का आधा 6, 18 का आधा 9 और 28 का आधा 14। CGST UTT at equivalent rate is also leviable. With regard to the IGST, broadly 6 rates have been notified in 6 schedules of a rates notified. तो ये सीधे सीधे रेट है 0.25, 3%, 5, 12, 18 और 28%। In order to determine the rate applicable on a particular supply of goods or services, one need to first determine the classification of such goods or services। ये इतना क्यों घुमा रहे हो जब आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में? तो क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ कुछ केसेस में गुड्स का सप्लाई हो सकता है, कुछ केसेस में सर्विसेज का सप्लाई हो सकता है, या कुछ केस में दोनों भी एलिमेंट मिक्स हो सकते हैं। Classification of goods and services assumes significance since there are different rates prescribed for supply of different goods and services. Therefore, classification is crucial for determining the rate of tax applicable for a particular product or services। अब यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड मीन्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चैप्टर, उसका हेडिंग, उसका सब हेडिंग एंड टैरिफ आइटम इन विच द पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी क्लासिफाइड। इसका सेक्शन पढ़ना है, इसका चैप्टर पढ़ना है, इसका हेडिंग पढ़ना है, उसका सब हेडिंग पढ़ना है और उसका टैरिफ आइटम भी पढ़ना है। पढ़ेंगे ना, उसी लिए तो बैठे हैं आप, पढ़ने के लिए और मैं पढ़ाने के लिए। Chapter, heading, subheading and tariff item are referred in the schedules of a rate notification for goods under GST are the chapter, heading, subheading and tariff item of the first schedule to the Custom Tariff Act। तो ये सारे के सारे चैप्टर, उसके हेडिंग, उसके सब हेडिंग, ये जीएसटी वालों ने किए ही नहीं थे, क्योंकि पहले सेल टैक्स और किसका सब्जेक्ट था? गुड्स का, स्टेट का। स्टेट वालों ने उतनी मेहनत करी नहीं, पर कस्टम वालों ने पहले से ही हर विविध प्रकार के गुड्स पे गुड्स का एक मस्त डायरेक्टरी और एल्बम बना के रखा था। हर किसी को क्या दे रखा था? एक कोड दे रखा था। फिर उसी को उठा के हम लेके आए और उसी को जीएसटी में कंटिन्यू कर रहे हैं। इंडियन कस्टम टैरिफ, बड़े मेहनती लोग हैं, काफी मेहनत की है और सभी देशों के कस्टम डिपार्टमेंट ने मिलकर इस पे क्या किया है? वर्क किया। इंडियन कस्टम टैरिफ इज बेस्ड ऑन HSN। HSN stands for Harmonized System of Nomenclature. It is multi-purpose
इंटरनेशनल प्रोडक्ट नॉमेनक्लेचर डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ताकि अब देश देश में अलग एक ही चीज के अलग अलग कोड्स होने नहीं चाहिए, कॉम्प्लिकेशन रहना नहीं चाहिए, इसलिए नॉमेनक्लेचर वर्ल्ड वाइड सेम है और मोस्टली सभी देशों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। For the purpose of classifying goods across the world is in a systematic manner. It comprises around 5,000 commodity groups. चीजें नहीं है 5,000 ग्रुप्स है। Each identified by the 6-digit code. Code can be extended. 8 डिजिट तक बढ़ाया जा सकता है। Arrange in a legal and logical structure. सच में इसका स्ट्रक्चर समझोगे ना तो एक्चुअली में लॉजिकल है, एंड इट इज सपोर्टेड बाय वेल डिफाइंड रूल टू अचीव द यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन। इंडिया हैज एक्सटेंडेड HSN अप टू क्या 8 डिजिट। अब हमारे यहाँ पे मसाला लगाने की बड़ी आदत है ना लोगों को, अब घर घर की आदत है। देखो अपन घर के लिए सोफा कवर लाते, सोफा लाते, सोफे पे हम कुशंस लगाते, कुशंस पे कवर लगाते, उस कवर के ऊपर और एक कवर लगाते ताकि वो कवर खराब होना नहीं चाहिए। हम डाइनिंग टेबल लाते हैं, अच्छा बढ़िया पॉलिश्ड फर्नीचर का, उस डाइनिंग टेबल के ऊपर एक कपड़ा डालते हैं, वो कपड़ा खराब ना हो इसके लिए उस पर एक पॉलीथीन लगाते ट्रांसपेरेंट। तो हमें बड़ी आदत है किसी चीज को उसके ओरिजिनल स्वरूप में रखते नहीं। जो उसका खिचड़ी मसाला बनाना चालू करेंगे, खाने पीने में लोगों ने क्या कर ला, पानी पूरी होनी चाहिए ना, अब चॉकलेट पानी पूरी आ गई। हंस मत, ये बड़ी घटिया सी चीज लोग खाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चॉकलेट पानीपुरी। पानीपुरी अलग चीज है, चॉकलेट पानीपुरी नई चीज लेके आया। पानीपुरी में चॉकलेट सॉस डाल रहे हो, उसको लोग खा भी रहे। एक डोसा होता है जिसमें डोसा होता है, आलू का मसाला होता है, उसके अंदर लोगों ने चॉकलेट घुसाया अभी, जिसको क्या नाम देते हैं, चॉकलेट डोसा। वो देख के मतलब दया आती है मुझे डोसे पे, भाई तेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, और पानीपुरी पे तेरे साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है। तो नहीं भाई, हमने जब देखा कि ये 6 डिजिट वाली चीजें इधर आके अलग ही रूप धारण कर लेती है, आकर हिंदुस्तान में आकर, तो हमने उसको बढ़ा के कितना डिजिट कर दिया, 8 डिजिट का कर दिया। Along the lines HSN, the Indian custom tariff has set the rules for, अब देखो ना यार, पास्ता होना चाहिए कि नहीं, हमने पास्ता के कितने फ्लेवर बना डाले, तो उसके लिए ये 2 कोड हमको क्या करने पड़े, बड़ा ऐड करने पड़े। बोले 6 में तो नहीं डिफाइन हो सकती भारत की चीज, हो कम से कम कितनी रहेगी, 8 रहेगी। हम किसमें भी कुछ भी डाल सकते हैं। तो कुछ दिनों बाद मुझे तो लगता है पास्ता की बेडशीट आएगी, मतलब सोते सोते भूख लगी, खा जाओ अपना पिलो कवर और बेडशीट। मतलब क्या बताए, मतलब हम लोग वी कैन इन्वेंट लाइक लिटरली एनीथिंग। कोई उसका, हंस रहे हो तुम लोग पर सच्चाई यही है। हम हिंदुस्तानी हैं भाई, हिंदुस्तानी है। हम किसी भी चीज का क्या बदल सकते हैं, स्वरूप बदल सकते हैं। मतलब घर पे इतना बढ़िया वुडन पॉलिश डाइनिंग टेबल है ना, वो दिखेगा ही नहीं आपको, उसके ऊपर ना रंगी बिरंगी कुशन्स दिखेंगे आपको। चलिए, along the lines of HSN, the Indian custom tariff have set a rules for interpretation of the first schedule and general explanatory note। अब लोगों को ना ये फर्स्ट शेड्यूल इतने आसानी से समझ में नहीं आता था, फिर उसके लिए भी हमने रूल बनाए, काहे कि उसके इंटरप्रिटेशन के, ताकि आप उसको कुछ भी इंटरप्रेट ना करो, आप उसको कुछ भी इंटरप्रेट ना करो। बोले दुबई के लोग भी बड़े होशियार है, टेलीफोन खरीदा, टेलीफोन का एक कोड डिफाइंड है, सारी दुनिया में लोग टेलीफोन मतलब टेलीफोन वापरते हैं। इन लोगों ने ना गोल्ड का टेलीफोन बनाया, सोने का, वो सोने के कमोड तक बनाते हैं, उनका छोड़ दीजिए। अब उसको क्या बोलोगे आप, गोल्ड बोलोगे कि कमोड बोलोगे, तो गोल्ड का रेट लगाया जाए कि कमोड का रेट लगाया जाए उस पर। तो ये है, हम एशियंस ही ऑल टुगेदर थोड़े अजीब टाइप के लोग हैं, तो इसलिए हमें इसके रूल्स भी बनाने पड़े इंटरप्रिटेशन के, और फर्स्ट शेड्यूल एंड जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी बनाना पड़ा। These rules and general explanatory notes give clear direction as to how the nomenclature in the schedule is to be interpreted. These rules for interpretation, including the sections and chapter notes and general explanatory notes of a first schedule, apply to the interpretation of a rate notification of goods and GST also. Consequently, under GST, goods are classified on the basis of HSN in accordance with the rules
for the interpretation of a custom tariff act. Once classification of a product has been determined, on this basis applicable rate has to be determined as per the rate prescribed in the rate notification issued under क्या, जीएसटी. तो फिर ये HSN का काम कस्टम वाले करते हैं और उस HSN को उठा के उस पे क्या रेट लगेगा ये काम कौन करता है, फिर जीएसटी डिपार्टमेंट करता है. हाँ कि ना. क्लासिफिकेशन ऑफ जैसे गुड्स होता है वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है, सर्विसेज. हम लोग सर्विसेज भी तो अजब गजब लेते हैं लोगों से. लोग बुलाते उसको एक काम के लिए, करवाते 3 काम. A new scheme of classification of services have been devised under GST. It is modified version of United Nations Central Product Classification. Under this scheme, services of various description have been classified under various section, heading and group. Services के लिए क्या है पता है आपको, अलग अलग सेक्शन है, हेडिंग है और क्या है, ग्रुप है. और गुड्स के लिए क्या था, सेक्शन, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग और टैरिफ आइटम. तो सर्विस का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड है. मैं आसान नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड. सेक्शन जैसे कि सेक्शन 5 इसमें कौन सी सर्विसेज डाल दी, कस्टम सर्विसेज. सेक्शन 6 में डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड सर्विसेज, अकोमोडेशन, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज. सेक्शन 7 में क्या लिखा, फाइनेंशियल एंड रिलेटेड सर्विसेज, रियल एस्टेट सर्विसेज, रेंटल एंड लीजिंग सर्विसेज, बिजनेस एंड प्रोडक्शन सर्विसेज. तो एक सीए की सर्विसेज फाइनेंशियल में आएगी कि बिजनेस में आएगी, वैसे तो फाइनेंशियल एंड रिलेटेड में आनी चाहिए. कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज, तो ब्यूटी पार्लर जैसी सर्विसेज कौन सी सर्विसेज है, पर्सनल. एंड अदर मिसलेनियस सर्विसेज जो कहीं नहीं बैठती उसको किधर डालने का, सेक्शन 9 में. इस सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस हेडिंग विच फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रुप. इट इज फर्दर डिवीजन इज मेड इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ आइटम और इसको ही बोलते हैं हम सर्विस कोड. चैप्टर्स है, चैप्टर नोट है, हेडिंग है और उसके क्या दिए है, सब हेडिंग. तो इधर क्या है, चैप्टर, सेक्शन, हेडिंग, ग्रुप और उसका टैरिफ आइटम. अब यहां पे देखते हैं ब्रॉडली रेट्स ऑफ जीएसटी हैव बीन नोटिफाइड फॉर द सर्विसेज. एक है 5%, कहीं 12 लगते हैं, कहीं 18 लगते हैं और कहीं 28 भी लगते हैं. इक्विवेलेंट रेट मतलब 5, 12, 18 और 28. सर्टन स्पेसिफाइड सर्विसेज नील रेट ऑफ टैक्स हैज बीन क्या, नोटिफाइड. ये नील रेट भी है, 0% भी है, पर वो किस पे, सर्टन स्पेसिफाइड सर्विसेज पे. फिर आप बोलते होंगे सर क्या क्या याद रखे, इसीलिए बोलता हूं ध्यान से लेक्चर करो, सेल्फ रीडिंग अच्छी करो, क्वेश्चन आंसर और केस स्टडीज पे ज्यादा वर्क करो. डेफिनेटली मार्क आते कितने, 75. अभी कल ही 21 मार्च को रिजल्ट आया सीए पैनल का. पीपल हैव स्कोर्ड हैंडसमली इन क्या, जीएसटी. सर्विसेज ऑफ गैम्बलिंग, services by way of admission to the entertainment event, access to the amusement facility including casinos, race club or any other sporting event such as IPL and like services. Services provided by a race club or by way of a totally setter or a licensed bookmaker or club attract करते रेट कितने परसेंट के, 28. अब ये सब हाई प्रोफाइल सर्विसेज है. ये सब कैसी सर्विसेज है, हाई प्रोफाइल और हाईली लग्जरियस है. हर आम इंसान गैम्बलिंग करने नहीं जाता है. आप एम्यूजमेंट पार्क में तो जाते हैं आम इंसान, पर गवर्नमेंट की नजर में जिनके पास बहुत ही ज्यादा अतिरिक्त पैसा है वही लोग एम्यूजमेंट फैसिलिटी का उपयोग लेते हैं. कसिनो में तो आमतौर पे सामान्य नागरिक नहीं जाता है, मतलब आप तो जा सकते हो, मेरे जैसा तो जाएगा नहीं. रेस क्लब पहले था मुझे कीड़ा, कई बार गया भी हूं, फिर जब से समझ में आया तब से बंद कर दिया. एनी स्पोर्टिंग इवेंट जैसे आईपीएल, तो ये तो मैं भी देखता हूं, पर अब सरकार की नजर में ये क्या, वो सरकार ये देखने वालों को, आईपीएल देखने वालों को नहीं देखती है. सरकार को लगता है करोड़ों में बिक रहे प्लेयर, और प्लेयर बिक रहा है ना, उधर का ऑडियंस थोड़ी बिक रहा है. खैर, तो इस पे कितना लगेगा भाई, 28%. इसको इलुस्ट्रेटिव याद रखना है, कहीं क्लिक हो जाए माइंड में. वैसे रेट पे आपको सवाल पूछे नहीं जाएंगे. रेट पे कभी भी कभी भी कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको क्या नहीं पूछा जाएगा, सवाल नहीं पूछा जाएगा, जिंदगी में कभी भी नहीं पूछा जाएगा. हर क्वेश्चन में रेट क्या रहेगा, ये दिया रहेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ए नंबर ऑफ सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू द लोवेस्ट रेट ऑफ 5%. अब कुछ 28 में है, कुछ 5 में है.
मैक्सिमम जो है 95% सर्विसेज 18% में आती है। कितने परसेंट में आती है? 18। थोड़े ही कुछ सर्विसेज है जो इधर उधर डाया है, तो ये लग्जरी सर्विसेज 28 में। अब कुछ प्रायोरिटी सर्विसेज है उनको तो नील रेट ही दिया है। अब 5% का क्या लगता है? फॉर इंस्टेंस जीटीए सर्विसेज, अभी जो चीखे थे ना आप लोग, रिवर्स चार्ज बोला तो 5%, तो जीटीए सर्विसेज टैक्स एट 5% सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है प्रोवाइडर ऑफ सर्विस ने। सिमिलरली टैक्स फॉर रेस्टोरेंट सर्विस इज 5% विदाउट एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने खाना तो खाया ही होगा रेस्टोरेंट में, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है और वो अपने आउटपुट पे कितना परसेंट टैक्स लगाते हैं? 5%। जब जीएसटी आया था ना, पहले ही दिन मैं ट्रैवल ही कर रहा था, जिस दिन क्या अप्लीकेबल हुआ था जीएसटी, और पहले ही दिन मैंने डोसा खाया हल्दीराम में और मुझे लगा जीएसटी कितने परसेंट का? 18% का। मां कसम, जितना टेस्टी डोसा था ना उतना ही बुरा फीलिंग आ रहा था मुझे। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। और मैं तब तक तय कर चुका था कि लाइफ और करियर बनाना है किसमें? जीएसटी में। तभी से मैं कोस रहा था, मुझे तभी अच्छा नहीं लगा कि ये 18% अच्छी बात नहीं है। फिर सरकार को भी लगा, खाते खाते लोग गालियां दे, ये भारतीय संस्कृति के हिसाब से अच्छी बात नहीं है। उन्होंने फिर 18 को काट कर खाने पीने के रेस्टोरेंट की चीजों पे कितना लगा दिया? 5%। कहीं पे 9 और 18 लगते हैं। सर्विसेज नॉट कवर्ड इन एनी स्पेसिफिक हेडिंग आर टैक्स एट द रेट कितना? 18%। 12% का भी एक रेट है जहां पे रूम का रेंट सर्टन स्पेसिफाइड लिमिट से क्या हो? कम हो, होटल्स में या लॉजेस में। पर रेट पे मैंने जैसा कि आपको बताया कि रेट कौन सी सर्विस पे क्या लगेगा, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। द इफेक्टिव रेट ऑफ जीएसटी ऑन रियल इस्टेट सेक्टर फॉर द न्यू प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर्स आर एज फॉलो। अगर आप कौन हो? रियल इस्टेट मतलब कॉम्प्लेक्स और फ्लैट्स, ये सब क्या करते हो? डेवलप करते हो और उसको बाद में बेचते हो। 1% विदाउट आईटीसी ऑन कंस्ट्रक्शन, ये अफोर्डेबल हाउसेस के लिए लगेगा। एरिया भी डिफाइन किया है, 60 स्क्वायर मीटर इन मेट्रोज एंड 90 स्क्वायर मीटर इन नॉन मेट्रो, अप टू द वैल्यू ऑफ कितना? 45 लाख। इस पे कितना परसेंट लगाना है? 1%। मतलब रियल इस्टेट पे भी क्या लगता है? जीएसटी लगता है। 5% विद आईटीसी इज अप्लीकेबल ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल हाउसेस अदर देन क्या? अफोर्डेबल, मतलब जिसकी भी कीमत कितने से ज्यादा है? 45 लाख से ज्यादा है, या एरिया 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है मेट्रो में और 90 से ज्यादा है नॉन मेट्रो। एंड है यहां पे, और नहीं है। कमर्शियल अपार्टमेंट सच एज शॉप, ऑफिसेस, ये तो दोनों ही किसके लिए थे? हाउसेस के लिए थे। 1% और ये विथ आईटीसी विदाउट आईटीसी 5% वाला, ये किसके लिए थे? अफोर्डेबल एंड नॉन अफोर्डेबल हाउसेस, मतलब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अगर नॉन रेसिडेंशियल है तो कमर्शियल अपार्टमेंट है जिसमें शॉप्स है, ऑफिसेस है। इन अ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट in which the carpet area of a commercial apartment is not more than 50% of a total carpet area of all the apartment। अब आपने ऐसे कई जॉइंट अपार्टमेंट देखे होंगे जहां नीचे शॉप्स रहती है और ऊपर रेसिडेंशियल फ्लैट्स रहते हैं। ऐसे केस में अगर ये नीचे के शॉप्स का एरिया 15% से ज्यादा नहीं है तो वो फुल्ली कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, पार्टली मैक्सिमम रेसिडेंशियल है 85%, और सिर्फ 50% ही क्या है? कमर्शियल। यहां पे अगर बिल्डर आईटीसी नहीं लेता है तो जब वो फ्लैट्स बेचेगा या उसमें की प्रॉपर्टी बेचेगा तो बायर से फ्लैट की कीमत के अलावा कितना परसेंट जीएसटी रिकवर करेगा? 5%। और किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को, विदाउट अवेलिंग एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट। कंडीशंस क्या है? अबो टैक्स रेट शैल बी अवेलेबल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। आईटीसी अवेलेबल होनी नहीं चाहिए। 80% of input and input services other than services by way of a grant of development right, long term lease of land against upfront payment in the form of premium, salami, development charges etc और एफएसआई। अब देखो, अगर किसी बिल्डर ने एफएसआई खरीदा है, बराबर है ना, तो आरसीएम में उसको क्या पे करना है? टैक्स। तो वो बोलेगा कि मेरी इनपुट सर्विसेज सही है, ये मेरी इनपुट सर्विस। अब किसी चीज को, बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या सिर्फ गुड्स लगते हैं क्या? नहीं, इसमें गुड्स भी इनपुट होता है और सर्विसेज भी इनपुट होता है। तो आईटीसी आपको लेना ही नहीं है, और उसमें भी आपके 80% ऑफ इनपुट एंड सर्विसेज यूज्ड इन सप्लाइंग द सर्विस शैल बी परचेज फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन।
ओ माय गॉड, मतलब आप एक बेहद ही लोकल टाइप के बिल्डर हो जो इनपुट तो खरीदता है पर वो सारे अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदता है। अब देखो, किसी एक छोटे से जगह पे एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए लेबर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अब आमतौर पे लेबर कौन होता है? ये रजिस्टर्ड पर्सन होता है क्या? या जहां से लेबर सप्लाई करता है वो रजिस्टर्ड होता है क्या? तो फिर ऐसे कई सारे बिल्डर लोगों को इसमें दिक्कत है, क्योंकि उनकी 80% ऑफ इनपुट रजिस्टर्ड डीलर से आती नहीं है। अब इसमें सैंड आती है। अब सैंड सप्लाई करने वाले लोग कौन होते हैं? एकदम देहात में नदी किनारे रहने वाले लोग होते हैं, लेबर सप्लाई करने वाला। और आपको केयर करनी है, अगर आप चाहते हो कि आपका फ्लैट बिके, आपकी रियल इस्टेट बिके, और आपके बायर को आप 1% ही लगाओ, या तो ज्यादा से ज्यादा कितना लगाओ, 5%। तो यू हैव टू टेक केयर कि जितना खर्चा आप दिखा रहे हो, कॉस्ट जितनी दिखा रहे हो आपके रियल इस्टेट के कंस्ट्रक्शन पे, वो उसका 80% खर्चा, चाहे गुड्स का हो या सर्विस का हो, ये कहां से आना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन से। और उस पे भी क्या नहीं पकड़ेंगे हम, ये सब जो है ना, डेवलपमेंट राइट, लॉन्ग टर्म लीज, 30 साल से ज्यादा का अगर आपने लीज पे लिया है वो, एफएसआई के लिए जो पैसा दिया है वो, उसमें भी हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, डीजल पेट्रोल के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, इनको पकड़ेंगे नहीं। कॉम्प्लेक्स है। यहां से शुरू होती है जीएसटी की खिचड़ी। चलो, हाउएवर, if the value of input and input service purchased from the registered supplier is less than क्या, 80%, promoter has to pay GST on a reverse charge basis under section 94 of the CGST Act at the rate of कितना परसेंट, 18। तो मर गया ना भाई, उस बिल्डर से, उस डेवलपर से फ्लैट खरीदने वाला तो मर ही गया। अगर मान के चलो राउंड फिगर में 1 CR का फ्लैट है, वो सही से काम कर रहा है, पक्के में हिसाब कर रहा है, सारे इनपुट 80% रजिस्टर्ड डीलर से परचेज किए हैं उसने, तो मैक्स टू मैक्स कितना परसेंट, 5%। या अफोर्डेबल हाउसिंग है तो 1%। तो आपको 1 करोड़ पे 1 करोड़ 5 लाख ही देने हैं। पर अब गलती किसकी है? डेवलपर की, बिल्डर की, कि उसके जो इनपुट है वो 80% फ्रॉम क्या नहीं है, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, वो अपना अनरजिस्टर्ड लोगों से खरीदे जा रहा है, खर्चा दिखाया जा रहा है। अब गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया होगा? क्यों जान लेने पे तुली है गवर्नमेंट मिडिल क्लास की? मैं बताता हूं। अगर वो हर चीज रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदता है तो वो पहले ही उसको जीएसटी दे रहा है, वो लेके किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को। और अगर वो अनरजिस्टर्ड से ही सब कुछ खरीद रहा है तो उस पर गवर्नमेंट को क्या नहीं मिला, जीएसटी। ले देके सारा बोझ तो किस पे आएगा रे? उस व्यक्ति पे जो क्या बाय कर रहा है, अपार्टमेंट या घर बाय कर रहा है। तो भाई रियल इस्टेट के बिक्री पे रिवर्स चार्ज में भरना है। अब मैंने घर खरीदा, मैं रजिस्टर्ड हूं, आपने घर खरीदा, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो क्या? आपके पापा रजिस्टर्ड है क्या? तो फिर एक व्यक्ति कमा रहा है, एक व्यक्ति खर्च रहा है, किसके पेट में दर्द होना चाहिए? गवर्नमेंट के। अब पैसा तो चाहिए उनको जीएसटी का, कौन पे करेगा? बिल्डर पे करेगा। कितने रेट से? पर 18। मतलब सब किया कराया ले दे के भुगतना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीएसटी ऑन रियल इस्टेट, है ना। काफी लोग इसको अभी भी नहीं समझते बड़े अच्छे तरीके से। एज अ स्टूडेंट आपको मौका मिला है, पढ़ लीजिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि कई बार आपको ये मौका मिलेगा कि किसी सीए को आप समझा सकने चाहिए। अभी तो समझ गया, पर जब नया था और ये प्रोविजंस नहीं आई थी तो काफी सारे सीएस भी इसको इतने आसानी से समझ नहीं पा रहे थे। फर्दर, वेयर द सीमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, द प्रमोटर शैल पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ सच सीमेंट ऑन क्या, रिवर्स चार्ज। लो, मतलब सबसे ज्यादा घोटाले किस में होते हैं पता है आपको? ये सीमेंट के सप्लाई में। अब सीमेंट, अब सच्चाई बताता आपको, किसी भी एक ऐसी शॉप में चले जाओ जहां सीमेंट बिकता है, तो एक शॉप है, वो रोज की मान के चलो 500 बैग्स ऑफ सीमेंट बेचता है। इसमें से 100-200 बैग है ना, ये उसकी जाती है बिल्डर्स को या रजिस्टर्ड पर्सन को। बाद में 2 बैग, 5 बैग, 6 बैग, 8 बैग, ऐसे ऑर्डिनरी लोग वहीं से खरीद के क्या करते हैं, लेके जाते हैं, जो अपने खुद का घर बनाते हैं।
वो किसी बिल्डर को थोड़ी अपॉइंट करते, खुद ही एक एक चीज खरीद के लाते हैं, या कभी 50-100 बैग। तो ये बड़ा चालाक होता है, कौन? ये सीमेंट बेचने वाला। ये क्या करता है, इधर बेचता है B2C और इनवॉइस देता है किसको? बिल्डर को। किसका? B2B का। और ये छोटे छोटे लोगों को ना कच्ची चिट्ठी फाड़ के दे देता है सीमेंट की। फिर ये बिल्डर भी उसके बदले में बोलता है कि चल यार, मेरे को तो सिर्फ बिल के बदले क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो उसके बदले में वो 1000, 10,000, 20,000 पहुंचाते रहता है किसको? सीमेंट के विक्रेता। अब ये है बड़ा फ्रॉड वाला केस, इसको बोला जाता है फेक इनवॉइसिंग। क्या बोला जाता है इसमें? फेक इनवॉइस। पढ़ेंगे आगे सेक्शंस, 70 पेनल्टी, 73, 74, काफी सारे सेक्शन है आगे। इंटर में नहीं है, फाइनल में। ऐसी पिटाई करती है ना जीएसटी डिपार्टमेंट ऐसे लोगों की, जो क्या इशू करते हैं? फेक इनवॉइस। वो इनवॉइस इशू करने वाले को, वो लेने वाले को, और इन दोनों को जोड़ने वाले सीए तक को नहीं छोड़ते, उसको भी उल्टा लटका देते हैं उधर ले जाके। बेचारा सीधा सीए ऐसा उल्टा लटका पड़ा मिलेगा आपको, और कई सारे सीए अभी अंदर बंद है। किस केस में? फेक इनवॉइस। नॉट टू डू, नेवर, नेवर एवर even dare to be a part of any such syndicate or racket who are indulged in the activity of a fake invoicing. There is a easy money, but hard life, a very 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 hard life. और आपको लगता है कि मैं तो छूट जाऊंगा? नहीं छूटोगे, क्योंकि निर्मला सीतारमन को पता है, दिमाग सीए के पास है, क्या करना है, किससे लेना है, कैसे करना है, वो सब कहने वाला कौन होगा? सी। भले बेचने वाला बिजनेसमैन है, लेने वाला बिजनेसमैन है, आप भी नहीं बचोगे। बहुत खराब। तो चलो भाई, फर्दर वेयर द सीमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन, द प्रमोटर शैल पे द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ सच सीमेंट ऑन क्या? रिवर्स चार्ज। अब वो तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो सीमेंट बेचे जा रहा है, लोग उससे सीमेंट खरीदे जा रहे हैं, सरकार को कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। अंडर सेक्शन 9(4) ऑफ CGST एक्ट एंड अप्लीकेबल रेट इज कौन सा परसेंट? 28% ही है वैसे सीमेंट पे रेट, क्योंकि इससे पहले एक्साइज लगता था। मोर एवर, GST on capital goods shall be paid by promoter on reverse charge basis under section 9(4) of CGST Act at an applicable rate। अब कैपिटल गुड भी तो लगते हैं ना बिल्डिंग बनाने के लिए, आपको मशीन और मशीनरीज लानी पड़ती है कि नहीं? अगर वो भी आप खरीदते हो तो प्रमोटर को ही उस पे क्या करना है? रिवर्स चार्ज बेसिस पे ही RCM भरना है। अब और ढेर सारी चीजें, लेवी ऑफ GST ऑन क्या? एयरपोर्ट ड्यूज, इसको अपन देखेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय।